हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो एसएससी फार्मासिस्ट का मॉडल पेपर 3 है। इससे पहले हम आपसे दो पेपर डिस्कस कर चुके हैं और स्टूडेंट्स उन दो पेपर से ये पेपर आपका किस तरीके से अलग है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आपके जो भी दो मॉडल पेपर थे वो हमारे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पर थे, ठीक है। हम उसमें आपको जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे थे उसमें हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब से जो आपका यहाँ पे थर्ड पेपर से जो हम मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे ये आपके बाइलिंगुअल हैं। ये क्या हैं? आपके बाइलिंगुअल हैं, जो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर साथ साथ में एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। और आप सभी को पता है कि आपका जो यहाँ पे एसएससी फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम है इसमें आपसे यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 200 मार्क्स के ये होंगे। और यहाँ पे आपको पता है कि जो आपके पास टाइमिंग होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 4 सेक्शन होंगे स्टूडेंट्स, और 4 सेक्शन को आपको यहाँ पे कितने मिनट्स में करना होगा? हर एक सेक्शन को आपको 15-15 मिनट में क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ों को देखते रहिए, क्वेश्चनों को समझते रहिए। आपको किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन समझ में आए, हिंदी इंग्लिश, लेकिन बस आपको समझ आना चाहिए। आपको कैसे आंसर निकालना है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हिंदी पढ़ के निकाल रहे हो या इंग्लिश पढ़ के निकाल रहे हो, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारी साथी जो बाकी लोग हैं वो आपको आगे भी क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, अनमोल सर, पीयूष सर और फिर यहाँ पे सचिन श्रीवास्तव सर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट्स, और बिल्कुल बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को समझते रहिएगा। चलिए, क्या लिखा हुआ है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी? क्या पूछा गया है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का जो मुख्यालय है वो किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? जेनेवा में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, या यहाँ पे लंदन में है? कहाँ पे है स्टूडेंट्स? तो वो है आपका यहाँ पे, कहाँ पे? वो है आपका जेनेवा में। कौन सा ऑप्शन इस जगह पे आपका सही है? इस जगह पे जो आपका ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? इस जगह पे आपका सही है। कहाँ पे है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और क्या है? ILO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो क्या करती है? श्रम मानकों बेहतर काम करने पर सामाजिक सुरक्षा से क्या है? संबंधित है। कहाँ पे है? आपका स्विट्जरलैंड, जिनेवा में है, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेकंड दीजिए। क्या कहता है? देखिए, विच इंडियन स्टेट हैज द सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आफ्टर गुजरात? ठीक है, हमने आपको जो इससे पहले एक पेपर कराया था उसमें आपको पता था कि जो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन थी वो किसकी थी? यहाँ पे कहाँ पे थी? गुजरात में थी। सबसे जो आपकी थी वो कहाँ पे थी? गुजरात थी। ये बात आपको इस क्वेश्चन से भी क्लियर हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया गया सेकंड लार्जेस्ट, अब क्या पूछ दिया गया आपसे? सेकंड लार्जेस्ट पूछ दिया गया कि कहाँ पर है। तो आप जरा देखिए क्या पूछा गया है। गुजरात के बाद भारत में दूसरी लंबी जो है वो क्या पूछा गया है? तट रेखा किस राज्य की है? तो किस राज्य की है? गुजरात की है क्या? गुजरात की तो है ही नहीं, क्योंकि गुजरात की तो पहले नंबर पे है। क्या महाराष्ट्र में है? क्या यहाँ पे तमिलनाडु में है? क्या आंध्र प्रदेश में है? कहाँ पर है? तो स्टूडेंट्स जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? याद रखेंगे। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेविस कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेविस कप बताइए, और मेरे बोलने से पहले आप कमेंट में आंसर लिख दीजिए कि डेविस कप जो है वो आपका कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? किससे है? टेनिस से है, बैडमिंटन से है, टेबल टेनिस से है, या आपका स्क्वैश से है? किससे रिलेटेड है ये आपका रिलेटेड है यहाँ पे टेनिस से। डेविस कप किससे रिलेटेड है? डेविस कप जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा आप, क्या है? डेविस कप जो है वो आपका अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF द्वारा क्या होता है? आयोजित टेनिस की एक अंतरराष्ट्रीय पुरुष टीम प्रतियोगिता है, ठीक है। कहाँ से, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है? ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। क्या होता है? टेनिस फेडरेशन, ITF, ठीक है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब जो आपको मिलेगा यहाँ से पेपर वो आपको बाइलिंगुअल मिलने वाले हैं। आप जैसे भी हैं, आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, बस आप अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन थे, एच जे बाबा थे, या यहाँ पे एस चंद्रशेखर थे, या यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बोस कौन थे यहाँ पे? और कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है? कौन थे यहाँ पे? तो जो आपका सही ऑप्शन है वो है इस जगह पर ए, कौन? सीवी रमन। ठीक है, कौन थे? सीवी रमन। ध्यान रखिएगा, सीवी रमन को कब मिला था नोबेल प्राइज? फिजिक्स के में मिला था। कब? यहाँ पे 1930 में, फॉर हिज वर्क, कौन सा वर्क? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ईयर पूछी जा सकती है, किस ईयर में मिला था? तो ध्यान रखिएगा, किस ईयर में मिला था? 1930 में मिला था। क्या? रमन प्रभाव की खोज के लिए। ठीक है, और क्या किया था इन्होंने? प्रकाश के प्रकीर्णन पर जो वर्क किया था उसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इन द करेक्ट जो है वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर। अब ऑर्डर यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, आपने अगर क्वेश्चन किया होगा तो कोस्ट आपने ये आपको पता होगा कि जो आपके यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है वो कहाँ पर से पास होती है, किन आपके जो सिटी हैं वहाँ से ये पास होती है। लेकिन अब यहाँ पे आपको ऑर्डर बताना है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए यहाँ पे जरा डिस्कस करते हैं। गुजरात से, राजस्थान से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा या मिजोरम। ठीक है, या गुजरात से मध्य प्रदेश होते हुए फिर राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, फिर राजस्थान या गुजरात, फिर मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड या त्रिपुरा से मिजोरम होते हुए, या यहाँ पे गुजरात से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या वेस्ट बंगाल, मिजोरम या त्रिपुरा हो। तो कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही है? यहाँ पे आप देखिए, जो ऑप्शन आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स वो है आपका ए ऑप्शन, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से यहाँ पे झारखंड, और झारखंड से आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से आपका त्रिपुरा, फिर त्रिपुरा से मिजोरम। तो ये है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑर्डर। कहाँ से? यहाँ पे वेस्ट से आपका ईस्ट से तक। ठीक है, कौन सा? पश्चिम से यहाँ पे पूरब तक। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस ऑर्डर से भी रिलेटेड आपसे मिसमैच या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कहाँ से? पश्चिम से पूर्व तक। ओके, चलिए क्या है आपका ए ऑप्शन ही यहाँ पे क्या है? सही है। ओके, चलिए और क्या पूछा गया? देखिए, ओडिशा इज नॉट अमंग देम। ये हमने आपको लास्ट टाइम भी क्वेश्चन में बताया था कि वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कर्क रेखा जो है कहाँ से पास नहीं होती। तो आपका ऑप्शन वहाँ पे उड़ीसा था जिसमें आपने टिक किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड इज नॉट सब्जेक्ट टू वोटिंग बाय द लोकसभा। क्या है? भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा व्यय जो है भारत की संचित निधि पर भारित है और लोकसभा में मतदान के अधीन नहीं है? कौन सा? तो यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ओके, या सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या यहाँ पे ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स, या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो यहाँ पे जो क्या है, सैलरी एंड अलाउंस जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए वो आपके यहाँ से डिसाइड नहीं होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका इस जगह पे क्या होता है स्टूडेंट्स? करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति के जो वेतन और भत्ता जो यहाँ से कुछ भी डिसाइड इनका नहीं होता है। चलिए ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही था? आपका बी था। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन व भत्ते हैं वो भारत की सिंचित नदी पर भारतीय व्यय हैं। ऐसे व्यय पर लोकसभा में मतदान आवश्यक नहीं है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, हालांकि इस पर चर्चा हो सकती है। हाँ, बात कर लो, कोई बात नहीं, होते ही हैं, आपने देखा ही है, लोकसभा तो बातें तो होती रहती हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए, बैटल ऑफ प्लासी आपका कब लड़ा गया? ये कब हुआ? यहाँ पे प्लासी का युद्ध किस वर्ष? 1757 में लड़ा गया। ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए ठीक है, और आप मेरे को कमेंट में बताइए बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में आप मुझे बताइए कि ये कब हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 1757 हो गया। चलिए, विच रिवर इज नोन एज द सारो ऑफ बंगाल? ठीक है, किस नदी को यहाँ पे बंगाल का शोक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को, कोसी नदी को, गंडक को, या महानंदा को? किसको कहा जाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे दामोदर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, किसको कहते हैं? दामोदर को कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सारो ऑफ बंगाल बोलते हैं। इट फ्रिक्वेंट एंड डिस्ट्रक्टिव
फ्लूड, बिकॉज किसकी वजह से, बाढ़ की वजह से, ठीक है, बाढ़ की वजह से क्या होता है, फ्लूड, फ्लूड की वजह से इसको क्या बोलते हो, सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई, किस वर्ष में हुई, 1969 में हुई, 72 में हुई, 62 में हुई, 58 में, कब हुई स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हुई 1969 में हुई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या है, विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा यहाँ पे कौन सा है, गोबी का कलहारी या अरेबियन या कौन सा है आपका सहारा है, सबको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बट ऐसा नहीं है आपसे सारे क्वेश्चन टफ ही पूछे जाएंगे, आपसे 100 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बट आपको, क्योंकि आपको क्या होगा, देखिए 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि 15 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन ही सारे मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे सिंपल ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो ट्रिकी होंगे, टफ होंगे, जो आपको फंसाएंगे, इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल नीचे के स्तर से लेके ऊपर तक धीरे धीरे करते रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, द परमिएबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, यहाँ पे 42 अमेंडमेंट या 44, यहाँ पे 73 या यहाँ पे 86 अमेंडमेंट, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो आपका सही है वो है इस जगह पर ए ऑप्शन 42वां, यहाँ पे क्या है, संशोधन, ठीक है। चलिए ओके, क्या लिखा था, प्रस्तावना को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द क्या हो गए, जोड़े गए, ठीक है। चलिए, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक है, वहाँ पे हमने आपको दो चीज़ें बताई थी, टंगस्टन के बारे में और साथ साथ में कार्बन के बारे में। इस क्वेश्चन को जोड़ने का उद्देश्य एक और था मेरा, जो मैं आपको वहाँ पे नहीं बता पाया, लेकिन मैं आज आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन तो आपका टंगस्टन है, लेकिन जो चीज़ आप यहाँ पे समझिए क्या है, ये जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, क्लियर है सर, क्लियर है, ओके। अब आपको जो क्लियर नहीं है वो ये चीज़ थी, कितना अप्रॉक्स 3422 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। स्टूडेंट्स, ये रेंज आपसे यहाँ पे हो सकता है पूछ दी जाए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ से फिर से इनकॉर्पोरेट किया आपके लिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो आपकी प्रिपरेशन है वो आप लगातार करते रहिए, आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी चीज़ें हैं आप पढ़िए, बस लगातार पढ़ते रहिए। किसी भी दिन आप ये मत सोचिए कि आज हम कुछ दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लें, आप नॉन फार्मा पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए चलिए, इसलिए करते चलिए, आपको नॉन फार्मा देखिए हर जगह देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपके किसी फार्मासिस्ट को एग्जाम उठा को देख लीजिए, नॉन फार्मा आपको मिलता ही मिलता है, इसलिए एसएससी फार्मासिस्ट को भले ही इसमें बहुत ज़्यादा पूरा ही नॉन फार्मा आ रहा है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को करिए, अच्छे ढंग से करते रहिए, ठीक है, हताश मत होइए, एग्जाम डेट बहुत ही जल्द आएगी और बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अनमोल सर डिस्कस करेंगे, ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ से आपका जो मॉडल पेपर का हमारा 3 पेपर चल रहा है, उसके हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। और चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 13 इज द कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो इसके अगर हम करेक्ट ऑप्शन के बारे में देखें तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आपका कोणार्क जो मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। सूर्य मंदिर आपका जो है उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है। अब इसी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। और ये इंडिया का सबसे बड़ा 13 सेंचुरी का ये टेम्पल है, जो डेडिकेटेड स्पेसिफिकली किसके लिए, सूर्य भगवान के लिए बनाया गया था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। हु रोट द बुक गीतांजलि। अब जैसा कि हम जानते हैं कि गीतांजलि बुक आपके किसने लिखी, जवाहरलाल नेहरू की अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में लिखा है। महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी इनकी काफ़ी ज़्यादा फेमस है इनकी बुक्स में। गीतांजलि की अगर हम बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द राइटर ऑफ गीतांजलि, ठीक है। सरदार पटेल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर मैनी बुक्स। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आंसर नंबर सी
रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1913 के अंदर, और इन्होंने गीतांजलि को लिखा था। अब रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कवि गीतांजलि ये मूल रूप से बांग्ला भाषा में कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ इन्होंने अमार सोनार बांग्ला, जो अभी आपका वहाँ का है बांग्लादेश का जो राजगान है, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। चलो अगला सवाल हम देख लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? विच इज द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा डीपेस्ट, जहां पे सबसे ज्यादा गहरा समुद्र अगर हम मानते हैं तो वो कौन सा है? तो आपने बहुत कॉमन नाम सुना होगा एक, मारियाना ट्रेंच का। ये आपका प्रशांत महासागर में हमें देखने को मिलता है। मारियाना ट्रेंच सबसे गहराई वाला समुद्र माना जाता है। ठीक है, अब ये आपका क्या, द मारियाना ट्रेंच इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन कंटेन्स चैलेंजेस डीप इन द डीपेस्ट नोन पॉइंट इन द अर्थ ओशन। हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट अगर कहीं माना जाता तो मारियाना ट्रेंच है। ये आपका कहाँ, पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। इसे चैलेंजर डीप है, जो पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा ज्ञात बिंदु अभी नोन है। ये हमारा अभी तक का सबसे ज्यादा नोन डीप पॉइंट है। हो सकता है कि इससे भी गहरे और भी डीप पॉइंट्स पृथ्वी के ऊपर हों। चलो अगला सवाल, अब ये आपका ज्योग्राफी से देखने को मिलता है आपका, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाई विच साइंटिस्ट। तो हम इसको हरित क्रांति कहते थे। हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी और हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक आपके माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। ही स्टार्टेड द ग्रीन रेवोल्यूशन। बेसिकली इंडिया के जो ग्रीनरी है, जो हमारे बेसिक एग्रीकल्चर है, उसको बूस्टअप करने के लिए, नए तरह के बीजों का वो करने के लिए, हाई यील्ड क्रॉप उगाने के लिए इन्होंने क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्ट करी थी MS स्वामीनाथन ने। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। एज वी ऑल नो, हमारे इंडिया के जितने भी नेशनल हाईवे हैं NH से हम उनको डिनोट करते हैं, और हम NH44 को क्या मानते हैं, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रूट का हाईवे मानते हैं, NH44, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका NH44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इट रन्स ब्रॉडली फ्रॉम श्रीनगर टू नॉर्थ कन्याकुमारी। तो कश्मीर से कन्याकुमारी का जो पूरा हाईवे जाता है वो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, हाईवे है, NH44। ठीक है, चलो अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है? वैसे भी आजकल इलेक्शन कमीशन में आपकी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वह कौन सा आर्टिकल जो इलेक्शन कमीशन के लिए कॉन्स्टिट्यूट करता है, उससे डील करता है? तो आर्टिकल आपका 324 is directly deal with the election commission. तो article 324 provides for the election commission of India and west of the power of superintendence, direction, control over election, parliament, state legislature and office of the president and आपके वाइस प्रेसिडेंट का। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर हमारा इलेक्शन कमीशन देखा जाता है। चलो अगला सवाल हम देख लेते हैं, विच गैस इज प्रोड्यूसर गैस, यानी कि कौन सी ऐसी गैस है जिसको हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं या प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है? आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन, या कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन, इसी को हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। बेसिकली प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण, यह एक लाल गर्म कोक या कोयले के ऊपर वायु प्रवाहित करने से बनती है और इसका उपयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी कि एज अ प्रोड्यूसर गैस की तरह यूज करी जाती है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर। द क्रिप्स मिशन आपका भारत में किस वर्ष आया और बेसिकली क्यों लाया गया था? तो क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, आपका क्रिप्स मिशन जो है 1942 में हमको देखने को मिलता है। 1942 के ईयर में इसको लाया गया था, और 21 मिशन का बेसिकली ये टारगेट था, was sent India by the British government in March 1942 under the leadership of सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया था। इन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, बट प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स। उन्होंने क्या कर दिया था, इसको रिजेक्ट कर दिया था। इसी से हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट की भी शुरुआत हुई थी, इसी ईयर से महात्मा गांधी ने जिसको लीड किया था। तो क्रिप्स मिशन बेसिकली इंडिया के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और कंट्रोल लाने के लिए लाया गया था। चलो अगला सवाल हम देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जैसा कि जब मैंने आपके साथ में ज्योग्राफी के लेक्चर्स कवर कराए थे यूट्यूब के ऊपर, ऐप के ऊपर, तो हमने बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर में आपकी जो वुलर लेक है वो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी यानी कि ड्रिंकिंग वाटर का है लेक मानी जाती है। ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलती है। फ्रेश वाटर लेक इसको माना जाता है। इंडिया बाई एरिया स्टैंडर्ड GK रेफरेंस में देखने को मिलता है। साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर में ये हमें देखने को मिलती है।
चलो अगला सवाल, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। अगर हम स्पेसिफिकली इसकी बात करें कि आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपकी 1993 में की गई थी, और ये बेसिकली आपके इंडिया के जितनी भी ह्यूमन राइट्स होते हैं उसके लिए ये काम करता है। तो 1993 में आपकी ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 23, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, लाल ग्रह किसको कहा जाता है। इसके ऊपर भी मैंने लेक्चर्स बना रखे हैं, आप हमारे यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन में। तो हमने अलग अलग ग्रह, जैसे कि हमारा अगर हम ब्लू प्लैनेट माने तो ब्लू प्लैनेट हम किसको बोलते हैं, पृथ्वी को बोलते हैं। रेड प्लैनेट हम किसको बोलते हैं, मार्स को बोलते हैं। और मार्स के ऊपर ही इसके दो फेमस मून भी हैं जिनको हम डीमोस और फोबोस कहते हैं। और इसी के पास सबसे बड़ा आपका क्या है, सबसे जाइंट हमारे सोलर सिस्टम का पहाड़ देखने को मिलता है, माउंट, जिसको हम निक्स ओलंपिया कहते हैं। और इसी के ऊपर क्या है, ओलंपस मून, जो सबसे बड़ा आपका वोल्केनो है, वो भी आपका मार्स के ऊपर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मार्स इज कॉल्ड एज अ रेड प्लैनेट, इसमें आयरन ऑक्साइड होती है जिसकी वजह से ये क्या है, रस्ट जैसे गिविंग रेडिश कलर की अपीयरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि आयरन ऑक्साइड इसमें सबसे ज़्यादा होती है तो ये लाल कलर का दिखता है। अगला सवाल, द रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो रॉलेट अगर एक्ट की हम बात करें तो बेसिकली ये 1919 में क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। और इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया था। इससे युद्धकालीन यानी कि वॉर के टाइम पे जब कोई इमरजेंसी कंडीशन रखनी होती थी और उसको कंट्रोल करने के लिए चीज़ें करनी होती थी, तो सामान्य मुकदमे की प्रक्रिया बिना हिरासत में रखने की अनुमति दी जाती थी। तो रॉलेट एक्ट बेसिकली कंट्रोल लाने के लिए था इमरजेंसी सिचुएशन इन द ड्यूरिंग द वॉर। अगला सवाल अगर हम देखें, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जहाँ पे जैसे कार्डमम हिल्स वगैरह होती हैं जो कार्डमम की प्रोडक्शन ज़्यादा करती हैं। तो इंडिया में अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा किस पर्टिकुलर स्टेट में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। तो कर्नाटका हमारे इंडिया का ऐसा स्टेट है जहाँ पर कॉफ़ी का सबसे लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन किया जाता है। तो कर्नाटका इज योर करेक्ट आंसर। कर्नाटक इज द इंडियाज लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट एंड अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियन कॉफ़ी प्रोडक्शन। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन देखे। इसके आगे आपके साथ में सचिन से डिस्कस करेंगे जो आपके रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए आगे जुड़े रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने अभी देखा कि अनमोल सर ने और सचिन सर ने आपको जीएस के क्वेश्चन आपको सारे के सारे सॉल्व करवाए। अब हम लोग रीजनिंग एंड मैथ्स का जो है प्रैक्टिस सेट उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में मैथ्स का सेशन होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। तो ये मॉडल पेपर है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर स्पीड मॉडल पेपर है तो उसको मॉडल पेपर की तरीके ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज। इस सीरीज में रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप एकदम नजर मारेंगे क्वेश्चन पे और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फटाक से, फिर मैं इसका सोल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज 125, 106, 88, 76, 65, 58, 53। तो यहाँ से एक बार हम डिफरेंस लेने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस लेंगे, यहाँ देखेंगे माइनस का 19 डिफरेंस हो रहा है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जब आए तो ये 12 और 6 18 हो रहा है, और यहाँ पर जब आए 12 हो रहा है। इधर देखा 1 और 1 11 हो रहा है। यहाँ पर माइनस का 7 हो रहा है और यहाँ पर माइनस का 5 हो रहा है। तो एक चीज़ देखें कि यहाँ पर ये जो सारे डिफरेंस है ना, ये प्राइम नंबर टाइप दिख रहा है। ये 5 है, ये 7 है, ये 11 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 13 होना चाहिए। कितना डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पर 13 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, 13 का डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर माइनस 19 आया। अब माइनस 19 के बाद अगर यहाँ पर माइनस का 17 किया जाए, माइनस का 17 किया जाए, जब हम इससे 17 माइनस करेंगे तो 11 माइनस किया 89 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इसकी जगह आना चाहिए हमारा 89। और 89 से 76 पर पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे, तब 13 आएगा। ठीक, तो हमारे सारे जो डिफरेंस है वो प्राइम नंबर बन जाएंगे। तो यानी कि जो हमारा नंबर एरर है वो कौन सा एरर है, 88। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड। एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए एक आदमी ने कहा कि आई हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर। ये मान लिया एक व्यक्ति है, इसका ना कोई भाई है ना कोई बहन है। बट डैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। पर इस व्यक्ति के जो पिता हैं, एक फोटो की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि इस व्यक्ति के जो पिता हैं वो मेरे पिता के बेटे हैं। ठीक है, यही तो बोल रहा है। Pointing to a photograph, a man said, I have no brother and no sister. But that man's father, इस व्यक्ति के जो पिता हैं, ठीक है, that man's father, इस व्यक्ति के जो पिता हैं, is my father's son. Is my
फादर सन, डैट मीन्स फादर, इस व्यक्ति के जो पिता है, ठीक, इज माई फादर सन, वो मेरे पिता के बेटे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक बार इसका फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड आई हैव, एक फोटोग्राफ की तरफ इसने पॉइंट किया। सपोज करो ये फोटोग्राफ, इसका हमें जेंडर नहीं पता, ठीक है। आई हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर, जो आदमी है उसका ना तो कोई भाई है और ना कोई बहन है, बट डैट मैन्स फादर, ठीक, इस व्यक्ति के जो पिता हैं, इस व्यक्ति के जो पिता हैं, इस व्यक्ति के ये पिता हो गए, इज माई फादर्स सन, वो मेरे पिता के बेटे हैं। इज माई फादर सन, अच्छा, एक यहां पर हमने बनाया, ठीक, करेक्ट हो गया। अब क्या है, अब इसको देखिए एक बार, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरा कोई ब्रदर और सिस्टर नहीं, ठीक। इस व्यक्ति के जो पिता हैं, इस व्यक्ति के जो पिता हैं, ठीक है, डेट मीन्स फादर, इज माई फादर्स सन, वो मेरे पिता के क्या है, बेटे हैं। अब हमारा ये डायग्राम क्लियर हो गया, यानी कि हुज फोटोग्राफ वाज इट, ये वाली जो फोटोग्राफ थी ना, वो किसकी थी, वो उसके बेटे की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसके सन की थी। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लेकिन आप जब इसको डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से आपको सॉल्व होते हुए दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ठीक है, एजुकेशन को लिखना है NLBIFXLQO, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर लिखते हैं, 5 हो गया, 4 हो गया, 21, 3, 1 हो गया, 20 हो गया, 9, 15 एंड n हो गया आपका 14, ठीक है। ये 15 हो गया, ये 17 हो गया, ये हो गया आपका 12, यहाँ पर 24, यहाँ पर हो गया 6, 9, 2 और ये हो गया 12 और n हो गया 14। तो यहाँ पर गए, प्लस का 1 हुआ, ये प्लस का 2 हुआ, ये प्लस का 3 हुआ, ये प्लस का 4 हुआ, यहाँ पर प्लस का 5, प्लस 6, प्लस 7 हुआ, क्योंकि 5 हो गया 26 प्लस 2 हो गया, और यहाँ पर प्लस का 8 हुआ, और यहाँ पर प्लस का 9 हुआ। तो आप देखेंगे कि ये 1 से लेकर 9 तक यहाँ पर ऐड किया गया है। उसी भाषा में ब्रॉडबैंड को, ब्रॉडबैंड 2 हो गया, 18, 15, 1, 4, 2, 1, 14 और हो गया 4, प्लस 1 किया, आ गया 5। ऑप्शन देखा, यहाँ पर डी है, एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर बी है, ये आई है, ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। एक बार नेक्स्ट ऐड किया, ये प्लस का 2, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए 16 होता है पी, तो अपना यहाँ पर ये भी ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चले, यहाँ पर 3 ऐड किया, यहाँ पर हमने 4 ऐड किया, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 6, यानी कि एफ और डी, यहाँ तक भी ठीक है। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर हमने 5 ऐड किया, ये हो गया 9, आई आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमने 6 ऐड किया, ये आ गया आपका 7, यहाँ पर आपने 7 ऐड किया, ये हो गया आपका 22 पर आएगा क्या, 22 पर आएगा वी आएगा। तो यहाँ पर बी और जी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 21 है यू, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको ऑप्शन एलिमिनेशन की तरफ ध्यान देना है कि ऑप्शन कब एलिमिनेट हो रहा है। जैसे ही हमारा ऑप्शन एलिमिनेट होता हुआ दिखेगा, हम तुरंत अपना आंसर टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्या बोल रहा है, 4th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इन ऑप्शन से जो डिफरेंट है, फिर वहीं पर हम लोग एक बार डिफरेंस मेथड पे ही वर्क करेंगे। तो ये 0, 40 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 2, 32 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पर 7, ये 28 का डिफरेंस हो गया, और इसके बाद आपका 12 का डिफरेंस हो गया, ठीक, 12 का डिफरेंस हो गया। फिर नेक्स्ट है माइनस का 8 हो गया, ठीक है, और इसके बाद माइनस का 4 हो गया, फिर इसके बाद ये आपका 6 माइनस का 16 हो गया, माइनस का 16 हो गया, 8, 4, 2, यहाँ पर 8 का डिफरेंस था, 8 के बाद यहाँ 4 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब 24 अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए, 26 आना चाहिए, नहीं ये भी नहीं बनेगा। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द वन दैट इज डिफरेंट अमंग द गिवन ऑप्शन। ये लिखा है 123 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 123 को, अच्छा एक चीज़ और देखेंगे, दूसरा मेथड आया दिमाग में एकदम से कि 11 का स्क्वायर किया और प्लस का 2 कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 123 बन गया। ऐसे 83 है ना, तो 9 का स्क्वायर किया और प्लस का 2 कर दिया, तो ये 83 बन गया, और ये 7 का स्क्वायर किया प्लस का 2 कर दिया, 51 बन गया। तो 11 माइनस 2 9, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 2 कितना हुआ, 5 का स्क्वायर किया प्लस का 2 कर दिया, तो 25 और 2 27, लेकिन यहाँ पर तो कितना है
23 है। नेक्स्ट इसके बाद -2 किया तो ये 3 का स्क्वायर किया प्लस का 2 किया तो हमें मिल जाएगा 11। तो ये वाला मेथड आपका बनेगा। तो जो रॉन्ग है ना वो 23 है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए। क्या क्या बोल रहा है, सार्थक क्रम आपका है प्रेजेंटेशन हो गया, रिकमेंडेशन हो गया, अराइवल हो गया, डिस्कशन हो गया और इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऑप्शन की तरफ नजर डालेंगे तो 3 से स्टार्ट है और 3 से 3 ऑप्शन दिए, 5 से एक ऑप्शन दिया है, 5 नंबर पर इंट्रोडक्शन है नहीं। तो सबसे पहले तो अराइवल होगा किसी चीज का। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अराइवल होगा। अराइवल के बाद में 5 नंबर इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रो हो गया। इंट्रो के बाद अराइवल इंट्रो, ठीक, अराइवल इंट्रो, फिर प्रेजेंटेशन होगा, ठीक, फिर उस पर डिस्कशन किया जाएगा और डिस्कशन के बाद कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन दिया जाएगा। ठीक, तो हमारे अकॉर्डिंग ये बना कि अराइवल कितने पर है, 3 पर है। अराइवल के बाद जो इंट्रोडक्शन है वो 5 पर है, प्रेजेंटेशन 1 पर है और डिस्कशन कितने पर है, डिस्कशन आपका 4 पर है और रिकमेंडेशन जो है वो आपका 2 पर है। तो 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2, हमें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता हुआ दिख रहा है कि 3 5 1 4 2। ठीक है, 3 5 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा है, B2CD लिखा है, B2CD यहाँ पर गैप है। नेक्स्ट लिखा है BCD4, ठीक, फिर नेक्स्ट पर लिखा है B5CD और इसके बाद लिखा है BC6 और D। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 आया है, यहाँ 4 आया है, यहाँ 5 आया है, यहाँ 6 आया है। तो यानी कि यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में जिसमें 3 होगा ना वही हमारा आंसर होगा। ना इसमें 3 है, ना इसमें 3 है, ना इसमें 3 है। जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, फटाक से एक बार नजर डालिए और इसको सॉल्व करिए अच्छे से। बोल रहा है जी का अर्थ है मल्टीप्लाई। ठीक है, कौन सा विकल्प गलत है ये ध्यान रखना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट की बात कर रहा है। तो जी का अर्थ है, जी का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है, और डी का अर्थ मल्टीप्लाई, डी का अर्थ भी मल्टीप्लाई हो गया, यस का मतलब हो गया इक्वल, ठीक है, क्यू मीन्स हो गया प्लस। चलो देखते हैं, जरा सॉल्व करते हैं। 2G Q4, 2G Q4, 2G4, Q का मतलब हो गया प्लस 1, D का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 3, यस बराबर क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये हो गया 4 2 8 और प्लस 3 11। ये तो अपना करेक्ट है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। 1 Q हो गया आपका प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई G हो गया, D हो गया मल्टीप्लाई, यस का मतलब हो गया बराबर 8। तो 3 2 6, ये आएगा 13। तो ये आपका गलत है, ये प्रूफ नहीं हो रहा। जैसे थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं। 1 मल्टीप्लाई Q प्लस का 3, D मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 8, 3 2 6 प्लस 2 8, ये आपका करेक्ट आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट वाला भी जो है वो भी करेक्ट आना चाहिए। 4 मल्टीप्लाई 3 Q प्लस 5 और D मल्टीप्लाई 6, S हो गया आपका 2, यस 42 है। तो 6 5 30 और 4 3 12, तो ये आपको 42 होता दिखेगा, यानी कि ये भी सही है। तो जो गलत आ रहा है ना वो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो जब भी इस क्वेश्चन को देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट, यहाँ पर इनकरेक्ट बोल रहा है। बच्चे यहाँ पर करेक्ट पढ़ लेते हैं और ऑप्शन लगा के चले जाते हैं। तो इन सब में बहुत सावधानी से चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है, ठीक है। लड़कों की एक पंक्ति में यदि बाएं से 10वें स्थान पर बैठा ए और दाएं से 9वें स्थान पर बैठा बी, ठीक, देखना ये एक लड़कों की हो गई एक पंक्ति हो गई, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है, यदि बाएं से 10वें स्थान पर बैठा ए जो है ये लेफ्ट साइड हो गई और ये आपका राइट साइड हो गया, ठीक। अब इसमें बोल रहा है कि बाएं से 10वें स्थान पर बैठा है ए जो है वो लेफ्ट से 10th प्लेस पर बैठा है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, और दाएं से 9वें स्थान पर बैठा बी जो है वो राइट साइड से 9th प्लेस पर बैठा है, ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है, अपने स्थान आपस में बदल देते हैं, यानी कि ये जो बी पहले यहाँ बैठा था वो यहाँ पर बैठ जाता है आके, ठीक है, डैश बना दिया। ए जो पहले लेफ्ट से 10th पर बैठा था वो यहाँ पर आके बैठ गया आके। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है आपस में बदल देते हैं, तो ए जो है वो बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है, ए जो है वो लेफ्ट से कितने, लेफ्ट से वो 15th प्लेस पर आ जाता है, और ए की जो राइट से प्लेस है ना, राइट से जो प्लेस है वो भाई बी की राइट से 9th प्लेस थी, तो अब उसकी जगह ए आ गया। तो ए की जो राइट से प्लेस है ये लेफ्ट से प्लेस दे दी, न्यू प्लेस लेफ्ट से कितनी है, 15th है, और राइट से न्यू प्लेस वो कितनी हो गई, वो उसकी 9th हो गई। हमें टोटल पूछ रहा है कि कुल कितने लड़के हैं। टोटल आपका फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का 1, ठीक है। टोटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 आपका, यानी कि 15
प्लस का 9 माइनस का 1, ठीक है, 24 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए 23 आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है कि श्रृंखला को पूर्ण करना है, विच सेट ऑफ द लेटर्स when placed sequentially in the gaps given the letter series। श्रृंखला को इसको एक तरीके से क्या हम कंप्लीट करेंगे, x बाई z और z बाई x, नहीं यहाँ पर 2 बार z हुआ दिख रहा है, तो क्या हम ये कर सकते हैं x बाई z z बाई x, ठीक। अच्छा, हमने एक सीक्वेंस पकड़ दिया, हमने ये सीक्वेंस पकड़ा एक क्या कि x बाई z z बाई x ये बन रहा है, ठीक। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर z पुट कर दिया, x बाई z z बाई और x, ठीक। फिर यहाँ पर x बाई z z बाई x, ठीक है, x फिर बाई, एक मिनट फिर से गलती हुई थी, x बाई z z बाई x। हमने एक सीक्वेंस पकड़ा कि x बाई, यहाँ पर अगर z पुट कर दें क्योंकि यहाँ पर 2 बार z था, और इसके बाद डबल z के बाद फिर यहाँ पर बाई है, फिर इसके बाद यहाँ पर x लिखा है, तो हमने ये सीक्वेंस पकड़ लिया कि x बाई, ये सीक्वेंस बना x बाई जेड जेड बाई एक्स। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से सॉल्व करने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक, इसका कोई मेथड नहीं होता। इसका एक मेथड ये होता है कि एक बार आप टोटल हम इसको काउंट कर लें, इसको हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये जो भी बनेगा या तो 3 3 के 6 बन जाएंगे या 6 6 के 3 बन जाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि हमारे 6 6 से बन रहे हैं, ठीक। 18 को पार्ट्स में डिवाइड कर लें क्योंकि जो भी सीक्वेंस बनेगा वो एक ही टाइप का सीक्वेंस बनेगा, वही आपको बनता हुआ दिखेगा। तो हमने बनाया x बाई जेड जेड बाई एक्स, ठीक है, x बाई जेड जेड बाई एक्स ये बन गया, x बाई जेड जेड बाई एक्स, ठीक। तो हमें ये मिल गया। अब जब हमने ये मिल गया तो हमारा आंसर जो आएगा जेड एक्स बाई एक्स जेड, जेड एक्स बाई एक्स जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 769 इज इक्वल टू 12 एंड 374 बराबर दिया 11। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोडिंग डिकोडिंग टाइप का एक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि 769 7 6 हो गया 13 13 7 20 प्लस ऐड कर दिया 22, यानी कि हम एडिशन कर रहे हैं 7 3 10 और 10 प्लस 4 हो गया आपका 14। तो यही सेम इसमें भी करना है कि 8 प्लस 5 हो गया 13 और 13 प्लस 6 जब हम करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर सी 19 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 बराबर दिया है 58, ठीक। ये जो होता है ना, ये करेक्ट सोल्यूशन नहीं होता, इसमें आपको साइन पता करने होते हैं कि माइनस प्लस की जगह हमने क्या यूज़ किया है, ठीक। तो 6 मल्टीप्लाई 9 आपको पता है होता है 54, और ये माइनस का 4 जब करेंगे तो आपको 50 आंसर मिलेगा। यानी कि हमने इस माइनस की जगह अपने प्लस को ट्रीट किया और मल्टीप्लाई की जगह हमने मल्टीप्लाई रहने दिया, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 9 और माइनस की जगह प्लस, तो ये 9 3 जा 27 हो गया और प्लस का 7 हो गया, तो ये आपका कितना बना 34 बना, ठीक। 34 ही आ रहा है। सेम इसी तरीके से 9 7 जा आपका 63 हो गया और ये प्लस का 5 करेंगे तो जो आपका आंसर दिखेगा वो ऑप्शन नंबर ए 68 आंसर दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, 29 64 1 to 5 और 2 1 6। तो आप डायरेक्ट इसमें देखेंगे कि ये 6 का क्यूब है, ये आपका 5 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है और ये जो 29 है ये नॉन क्यूब नंबर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करना है, सीरीज को कंप्लीट करना है। ए का जेड अपोजिट लेटर लिखा है, सी का एक्स ये भी अपोजिट लिखा है, ई का बी ये भी अपोजिट है और ये भी अपोजिट है। 1 3 5 7 9, आगे क्या आएगा 9, 9 पे आता है आई और आई का जो अपोजिट होता है वो ए होता है। इसको इंडियन रेलवे से याद कर लें कि आई का अपोजिट क्या होता है, वो होता है आर, ठीक। स्लॉक का क्वेश्चन आ गया। स्लॉक का क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी के सभी बैंक डाकघर हैं, जो भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक जो हैं वो क्या है, वो आपके डाकघर हैं, ठीक है, डाकघर हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि सभी के सभी जो डाकघर हैं वो हमारे डाकिया हैं, सभी के सभी डाकघर डाकिया हैं। अब जो कंक्लूजन होगा ना, जो कंक्लूजन होगा हमारा वो इससे बिलोंग करना चाहिए कि सभी बैंक डाकिया हैं। हम देख रहे हैं कि सभी के सभी बैंक डाकिया हैं, करेक्ट है। कुछ डाकघर जो हैं वो बैंक हैं क्या, कुछ डाकघर बैंक है क्या, सभी बैंक डाकघर हैं लेकिन कुछ बैंक जो हैं वो डाकघर, कुछ जो डाकघर हैं यानी कि ये पूरा डाकघर है, इनमें से कुछ डाकघर ऐसे हैं जो बैंक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो भी करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो बी नंबर जो है 1 और 2 1 and 2 दोनों बहुत फॉलोज। एक बार उसको कुछ डाकघर बैंक है, कुछ डाकघर बैंक है, एक बार चेक करता हूँ। एक 150 मेथड होता है, जैसे इसमें लिखा है सभी बैंक डाकिया है, सभी बैंक और डाकिया, सभी बैंक डाकिया है तो ऑल
सभी बैंक डाकिया 150, कुछ डाकघर जो है, कुछ डाकघर यानी कि 50 हो गया, वो आ गया बैंक। अब हम देख रहे हैं बैंक 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 दोनों कॉमन है, तो हमने यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा दिया। बैंक बैंक दोनों कॉमन है और एक पर 100 की वैल्यू होनी चाहिए, तब हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब हमें दिख रहा है कुछ डाकिया डाकघर है, कुछ डाकिया डाकघर है, और सभी बैंक डाकिया क्या है, सभी बैंक डाकिया है, सॉरी सभी बैंक डाकघर है, गलत ड्रॉ कर लिया है। क्या बोल रहा है, सभी जो बैंक है 100 और वो क्या है, वो है डाकघर, ये हो गया 50। अब आगे बोल रहा है कि सभी डाकघर जो है, डाकघर ये कॉमन हो गया, वो क्या है, डाकिया है, ठीक, ये आ गया 50। तो हम देखेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट है दोनों, सभी के सभी बैंक डाकिया है, दिख रहा है, कुछ डाकघर जो है वो बैंक है, कुछ डाकघर जो है वो बैंक है, कुछ डाकघर क्या है, बैंक है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर सेकंड दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17 और 17 3 20 और 6, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 और 9 + 2 क्या होता है, 9 + 2 होता है 11। 11 जब इसमें ऐड कर दोगे तो जो आपको देखने को मिलेगा वो ऑप्शन नंबर ए 37 देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि P × Q का अर्थ है कि P जो है वो Q की पुत्री है। P × Q कि P जो है वो Q की पुत्री है, ठीक। इसमें आपको रिलेट करना है A + B, A + B - C × D। क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले A + B, P + Q का अर्थ है कि P Q का पिता है, यानी कि A जो है वो फादर है इसका, B का। अब B - C आ गया, P Q का भाई है, यानी कि जो B है वो भाई है किसका, C का भाई है। और C × D का अर्थ है कि P Q की पुत्री है, C इज द पुत्री, C इज द बेटी ऑफ D, C इज द बेटी ऑफ D। तो ये प्लस है, ये देखो B और C भाई बहन हो गए, ठीक है। तो B का पिता A है और C का जो है वो किसकी बेटी है, D की बेटी है, तो ये पिता हो गया, तो ये माता ही होंगी, जाहिर सी बात है, इतना तो हम लोग रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये सगे भाई बहन है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया। अब वो पूछ रहा है कि A का D से क्या संबंध है, D से स्टार्ट करेंगे और A की तरफ आएंगे तो ये आ जाएगा आपका D का A से क्या संबंध है, ठीक। एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं। A + B, A + B का मतलब क्या हो गया कि P Q का पिता है, यानी कि A पिता हो गया किसका, A पिता हो गया B का। अब B - C का मतलब हो गया P Q का भाई है, B भाई है किसका, C का भाई है। और C × D का मतलब हो गया, C × D का मतलब हो गया कि C पुत्री है किसकी, C इज द पुत्री ऑफ D, ठीक है। अब ये भाई बहन है तो ये हस्बैंड वाइफ ही तो होंगे, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि A का D से क्या संबंध है, D से स्टार्ट करेंगे, A की तरफ आएंगे तो ये आंसर हो जाएगा हस्बैंड। आंसर क्या हो जाएगा, हस्बैंड आंसर हो जाएगा, जो कि इन चारों गिवन ऑप्शन में मुझे दिया नहीं गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस समूह से भिन्न है। अब इस समूह से, इस नंबर से आपको भिन्न कौन सा नंबर है ये बताना है। तो आप डायरेक्ट देखेंगे, जैसे ही नजर डालेंगे तो आपको पता है 625 25 का स्क्वायर होता है, 484 जो होता है वो 22 का स्क्वायर होता है, और ये 21 का स्क्वायर होता है, और जो 341 है वो नॉन स्क्वायर नंबर है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है सीरीज में, 3 डिफरेंस मेथड पे वर्क करना है। 3 + 4 आपका 7 हो गया, और 7 + 8 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 + 16 31 हो गया, और यहाँ पर 2 32, यानी कि 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा, यानी कि 64 और 63। तो आपको क्या मिल गया, 7 और 6 + 6 हो गया 12। ऑप्शन नंबर ए 127 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। C + D, प्लस का 1 कर दिया, x आता है 24 पर, माइनस का 1 कर दिया, ये 22 और ये 20, माइनस का 2 कर दिया, और यहाँ पर प्लस का 2 कर दिया, यानी कि +1 किया, +1 किया, -1 किया, +1 -1 -2 +2, ये वाला सीक्वेंस हुआ है। तो ये A आता है आपका 26 पर, Z कितना पे आता है, A आपका आता है, सॉरी A आता है 1 पर, Z आता है 26 पर, X 24 पर, और C आता है 3 पर। तो यानी कि +1 -1 -2 +2। जब इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा आपका 2, ये हो गया 25, ये हो गया 22, ये हो गया आपका 5। क्या बना, BYVE, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, यदि कल्टीवेटर शब्द के पहले और छठे अक्षर की, फर्स्ट सेकेंड
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। क्या बोला है कि पहले और छठे अक्षर की स्थिति आपस में बदल दी जाए, यानी कि V यहाँ पर कर दिया जाए और C यहाँ पर कर दिया जाए। ठीक है, अब इसके बाद इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षर की स्थिति भी बदल दी जाए, इसी क्रम में आगे भी। तो अदला बदली के बाद दाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? अच्छा, क्या बोला, पहले को छठे से बदल दिया, दूसरे को सातवें से बदल दिया, तीसरे को आठवें से बदल दिया, चौथे को नौवें से बदल दिया और पांचवें को 10वें से बदल दिया। ठीक, अब इसको जरा चेंज करते हैं। क्या बोल रहा है? कल्टीवेटर, CULTIVATOR, ये हो गया। अब हमने क्या किया, पहले को किससे बदल दिया? पहले को 6 से बदल दिया, यानी कि VC कर दिया। ठीक है, अब U को हमने A से बदल दिया, तो ये A यहाँ पर आ जाएगा, U यहाँ पर आ जाएगा। L को हमने T से बदल दिया, T यहाँ पर आ जाएगा, L यहाँ पर आ जाएगा। और T को हमने O से बदल दिया, O और T हो गया। R को हमने I से बदल दिया। अब जब हमने अक्षर अदला बदली कर दिए तो दाईं ओर से दूसरा अक्षर, यानी कि ये अपना राइट हैंड हो गया, और राइट साइड से दूसरा अक्षर जो आएगा वो आपका C नंबर आएगा, T आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ से आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे वो आपके समाप्त हुए, रीजनिंग के क्वेश्चन समाप्त हुए। एक ठीक ठाक अच्छा लेवल आपको रीजनिंग में देखने को मिला, जिसको आप सॉल्व करने में आपके 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, वो आपका टाइम जो है, अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तब आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर जरा से भी कमी होगी तो फिर ये क्वेश्चन टाइम के ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं मैथ वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। अपना। ठीक है, क्या रहा फर्स्ट क्वेश्चन? यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 525 रुपए है, 10% की वार्षिक, हमने आपको फार्मूला बता रखा है A + B + AB अपॉन 100, यानी कि 10 दशामन कितना हो गया, 100 अपॉन 100, ये आपका कितना बनेगा, 1 बनेगा। 21% बनता है जाके, यानी कि जो 21% है ना, 21% की जो वैल्यू दी गई है वो आपको कितनी दी गई है, 525 दी गई है। अपॉन में 21, हमें क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल पता कर लें पहले। प्रिंसिपल होता है अपने आप में, प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो हमने यहाँ पर 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। 21 2 जा होता है 42, बचा कितना 10, 5 जा हो गया, तो जो प्रिंसिपल आया ना वो आपका आया 2500 रुपये। अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे ये पूछ रहा है तो उसी धनराशि पर 2 गुने समय, यानी कि समय जो है वो 2 गुना करना है। जो समय है, टाइम है ना, वो पहले 2 साल था, अब कितना है 4 ईयर है। और आधी दर पर, रेट पहले कितनी थी, 10% थी, अब जो रेट हो गई ना वो हो गई आपकी 5%। ठीक है, साधारण ब्याज पूछ रहा है तो T इंटू आर PRT अपॉन 100 करते हैं। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। और ये 100 किस लिए आता है, क्योंकि ये R का जो परसेंटेज होता है उसको हटा देते हैं, 100 लिख देते हैं। ठीक, तो यानी कि जो प्रिंसिपल है ना, सीधा सीधा ये देखो कि प्रिंसिपल का इतना परसेंट, अगर हम इसमें R को परसेंटेज रहने दें और T से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज करो कि प्रिंसिपल का 20%, तो हमने 20% को ना लिख के हमने ये लिख दिया 20/100। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो ये 5 4 जा कितना हो गया, यानी कि प्रिंसिपल का कितना परसेंट, प्रिंसिपल का आपका हो गया 20%। 20% क्या होता है, 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है, तो 5 5 जा क्या हो गया 500। आंसर जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 1 किलोमीटर के पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है, और समान लंबाई की दूसरी ट्रेन जो विपरीत दिशा में चल रही है को 8 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की जो गति है वो कितनी है? ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे आप एक बार सोचिए। अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासेस अ किलोमीटर स्टोन इन 15 सेकंड। ठीक है, 1 किलोमीटर का स्टोन है उसको पास करती है। जब एक ट्रेन एक स्टोन को पास करेगी तो वो अपनी लंबाई और स्टोन की लंबाई, दोनों लंबाई को क्रॉस करेगी। ठीक है, 150 मीटर लंबी ट्रेन थी, और आपका जो 1000 मीटर हो गया ना, वो क्या था, 1000 मीटर लंबा आपका क्या था, स्टोन था। दोनों की लंबाई को स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि कितने सेकंड में, स्पीड हमें फाइंड करनी है, और ये हो गया 15 सेकंड। ठीक है, तो ये जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1150 अपॉन में 15 बराबर, यस 15 10 जा नहीं 7 जा हो गया 105। बचा कितना, बचा आपका 10, 15 छक्का हो गया 90। ठीक है, 15 छक्का हो गया आपका 90। और आगे क्या बोल रहा है, ठीक, आगे बोल रहा है एंड अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 8 सेकेंड, इन 8 सेकेंड। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको, एक बार आप
थिंक करिए, विचार करिए एक बार इस पर क्या करना है हमें। हमें ये करना है अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासेस अ किलोमीटर स्टोन, 1 किलोमीटर के पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है, यानी कि 150 तो ये हो गया और 1000 मीटर का ये हो गया, 1150 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गई और वो 15 सेकंड में पार कर रही, तो हमें स्पीड निकालनी है। ठीक, अपॉन कर दिया 15, 5 3 जा 5 2 जा 3, 3 से ये कटेगा नहीं, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। दूसरी ट्रेन की गति बतानी है। ठीक, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। इसको या फिर हम क्या कर लें, ये हमने कर लिया, ये हमने ऐसे लिख लिया 115 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3, ये इसकी स्पीड आई मीटर प्रति सेकंड में आई। किस में आई, ये मीटर प्रति सेकंड में आई। और मीटर प्रति सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करें, किलोमीटर पर आर में तो हम 18/5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। किलोमीटर पर आर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन गया 3 6 जा 18, और इसको हम 5 से कट कर दें, 5 2 जा 10 बचा 1, 5 3 जा 6 2 जा हो गया आपका 12, तो 12 2 जा 276 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है इसकी। ठीक, अच्छा अब आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि एक दूसरी ट्रेन और समान लंबाई की दूसरी ट्रेन, यानी कि 150 मीटर की एक ये ट्रेन है और इसी की 150 मीटर की एक और ट्रेन है, यानी कि दोनों डिस्टेंस और दोनों विपरीत दिशा में ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, तो यानी कि रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं, जो कि कितनी होगी 276 होगी और प्लस का x होगी, और मल्टीप्लाई में हमने, क्योंकि ये मीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, यहाँ पर हमने फिर 5/18 से मल्टीप्लाई किया। कितने सेकंड में पार करती है, 8 सेकंड में पार करती है, 8 सेकंड में पार करती है। एक बार इसको देखते हैं, ये बना 300 बराबर 276 प्लस x और मल्टीप्लाई 5/18, मल्टीप्लाई हो गया 8। ठीक ठीक, 5 से कट किया, 5 6 जा 30, 60 बन गया। ठीक, 60 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 276 प्लस का x। अब 4 2 जा और 4 से 15 जा, 2 9 जा 15 नेमा हो गया आपका 135, ये आ गया 135 बराबर 276 प्लस का x। तो जो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 141 आ जाएगी। लेकिन ऐसा तो आंसर में कहीं दिख ही नहीं रहा है, ऐसा तो आंसर में कहीं दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ा सा एरर है, क्योंकि 1 किलोमीटर पत्थर होगा या फिर एक पत्थर होगा। अगर एक पत्थर को ये क्रॉस करेगी, एक बार वैसे ही सॉल्व करके देखें, एक बार अगर वैसे 1 किलोमीटर को हटा के सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर को अगर क्रॉस करेगी तो 150 मीटर लंबे और इसकी स्पीड, और उसको कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। सिर्फ 1 किलोमीटर के पत्थर को नहीं, अगर एक पत्थर को, तो जो स्पीड आएगी ना वो इसकी आ जाएगी आपकी 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब वो ये बोल रही है कि सेम दोनों ट्रेनें 300 मीटर, तो वो अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी, अपोजिट डायरेक्शन से ही आएंगी। ये 300 मीटर हो गया, तो ये x और प्लस 10, x प्लस 10 हो गया, और मल्टीप्लाई टाइम कितना दे रहा है, टाइम दे रहा है आपका 8 सेकंड, 8 सेकंड दे रहा है। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 जा 8 और 4 से कट कर दिया 25 मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन की जो है फ्रेमिंग में ही थोड़ी सी एरर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 37.5 मीटर पर सेकंड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 1 किलोमीटर का पत्थर नहीं होगा, 1 किलोमीटर का पत्थर नहीं होगा, यहाँ पर केवल एक पत्थर होगा, केवल और केवल एक पत्थर होगा। तो हमारी 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई। फिर इसके बाद जब हम अपोजिट डायरेक्शन में पुट करेंगे 300 बराबर x प्लस का 10 और मल्टीप्लाई में 8 सेकंड का टाइम दिया है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 4:3 है। ए और बी की आयु जो है वो अभी करंट में कितनी है, ए और जो बी की आयु है वो करंट में 4:3 है। 6 वर्ष बाद ये कितना हो जाता है, 6 वर्ष बाद ये अनुपात 5:4 हो जाता है। अब हमें यहाँ से ए की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, 6 4 जा हो गया 24, यहाँ पर क्रॉस करेंगे, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, डिफरेंस ले लेंगे। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6, और 6 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 6 4 जा 24 हो गया, और 6 3 जा हो गया आपका 18। तो यानी कि ए की जो वर्तमान एज है 24 है, और बी की जो एज है वो आपकी कितनी है, वो आपकी है 18। ठीक है, तो ए की एज पूछ रहा है, तो आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 24 ईयर्स, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य रखता है। क्या करता है, देखना, ये यहाँ पर हमने हो गया कॉस्ट प्राइस उसका, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, और ये हो गया उसका मार्केट प्राइस।
क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 30% अधिक, 30% यानी कि 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, यानी कि 10 पे 3 अधिक, तो 10 पे 13 अधिक अंकित कर देता है और 15% की छूट देता है। 5% कितना होता है, 5% आपका 1/20 होता है, 15% होता है आपका 3/20, 3/20 यानी कि 20 पे 3 की छूट देता है तो वो 17 पे बेचता है। अब इसको हम लोग बराबर में इक्वेट कर लेंगे, 13 से यहाँ पर 20 से। कॉस्ट प्राइस उसका था 200 और इसमें जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 120 और 91, एक ये हो गया आपका 221 और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 260। ठीक है, 21 का प्रॉफिट कितने पे, 200 पे, तो 100 पे कितना, जब इसको सॉल्व करेंगे 100 पे कितना, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए 10.5% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि 11 संख्याओं का जो औसत है वो 10.9 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत इतना है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत इतना है तो जो मिडिल वाला नंबर है जो 2 बार काउंट हो रहा है वो वाला नंबर कितना है। 11 संख्याओं का औसत कितना है, डेसिमल को भूल जाते हैं, 10.9 है। ठीक, कैलकुलेशन है, सॉल्व करनी पड़ेगी। 109 माना और मल्टीप्लाई हमने कर दिया 11 का, तो ये हो गया 1100 और ये हो गया 99। ठीक है, 1199 यानी कि आपका 119.9, ये 11 संख्याओं का सम आ गया, 11 संख्याओं का सम आ गया। अब पहली 6 संख्याओं का सम अगर हमें निकालना है तो हम 105 मल्टीप्लाई 6 कर दिया, ये आपका बन गया जाके कितना 630, कितना बन गया 630। तो पहली 5 संख्याओं का सम कितना बन गया 63 बन गया। ठीक है, और अंतिम 6 संख्याएं कितनी बन गई, पहली 6 और अंतिम 6 संख्याओं का, इसमें हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका बनेगा 684 यानी कि 68.4। इसको जरा सम करना, 4 8 3 11 की 1 6 6 12 1 13 131.4 आएगी। ठीक है, अब जो संख्या रिपीट हो रही है वो इन दोनों के सम से ही रिपीट हो रही है, तो इसका सम और इसका सम हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस क्या करना है, 131.4 और 119.9, इसको जब हम लोग माइनस कर देंगे 0.1 तो हो गया 120 हो गया, 10 हो गया 30, 11.4। ठीक, तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 11.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक एल्जेब्रा का ये क्वेश्चन है और एल्जेब्रा के क्वेश्चन में मैंने बता रखा है कि x + 1/x की वैल्यू जब भी k दी हो और आपसे पूछ रहा हो कि x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे k³ - का 3 की होगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे, k³ - का 3 के यानी कि 5 का जो क्यूब हो गया वो 125 हो गया और 3 के मतलब 3 × 5। तो क्या करना है, 125 में से आपको 15 माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 110 आपका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए जो है वो किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी कार्य को 45 डेज में पता कर सकता है। हम टोटल कार्य निकालने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता है कि इन दोनों का एलसीएम जो है वो 90 आएगा। इफिशिएंसी निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे, ए की इफिशिएंसी में 1 आ गई और बी की इफिशिएंसी 2 आ गई। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं यानी कि 90 और 2 + 1, ठीक है, तो 90.3 जो टोटल वर्क है वो जो है वो आपका 30 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 डिग्री कोण वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। और जब भी इसमें 2 फॉर्मूले याद रखेंगे कि जब हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो तो वो हमेशा होता है πr² मल्टीप्लाई θ/360 डिग्री। ठीक है, और जब भी इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो या हमें लेंथ फाइंड करनी हो वो आपका होता है 2πr × θ/360 डिग्री। ठीक है, ये आपको फार्मूले याद रखने हैं। अब आपसे बोल रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि r की वैल्यू 14 दी है और जो थीटा है उसकी वैल्यू आपको 45 डिग्री दी है। ठीक है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया आपसे पूछा है। एरिया क्या होता है, πr² होता है, यानी कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 हो गई और r आपको 14 × 14 और θ/360 45 डिग्री और अपॉन में दिया है 60। तो ये जब कटेगा तो ये आएगा आपका 14 आएगा, 7 2 हो गया 14, 2 2 4 हो गया, 2 7 ये हो गया और 22 में जब मल्टीप्लाई हम लोग 7 का करेंगे तो आपको मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे कि किसी वर्ग का विकर्ण यदि 10√2 सेंटीमीटर है यानी कि स्क्वायर पे आए, किस पे आए, स्क्वायर पर आए, और स्क्वायर का जो विकर्ण होता है, स्क्वायर का विकर्ण यानी कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, वो होता है आपका a√2। ठीक है, और स्क्वायर का जब हमें एरिया फाइंड करना हो वो होता है साइड का स्क्वायर।
ठीक। पेरीमीटर जो होता है वो पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू ए। तो हमें a√2 की जो वैल्यू दी है वो 10√2 दी है, इसको हम कट कर देंगे, a की वैल्यू आपकी 10 आ गई, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो संख्याओं का HCF इतना है, LCM इतना है, एक संख्या इतनी है, तो इसमें एक सीधी सीधी थ्योरम याद रखेंगे कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM और मल्टीप्लाई किसका, HCF। ठीक है, इसमें जब हम लोग पुट करेंगे HCF कितना है 13, LCM कितना है 1989 है, फर्स्ट नंबर कितना है 117 है, और हमें क्या फाइंड करना है, दूसरी संख्या फाइंड करनी है, सेकंड नंबर फाइंड करना है। ठीक है, 13 9 जा 117, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 221। हमारा जो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है, 221 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात, यानी कि एल्कोहल ये था और वाटर ये था, इन दोनों का जो अनुपात था वो 4:3 था। ठीक है, यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, हमने दूध और सपोज करो कि हमने मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:3 में है, और मिल्क और वाटर का रेशियो हमने पहले से मिलाकर, किसी दूधिये ने पहले से मिलाकर तय कर रखा है कि ये दूध और पानी का मिश्रण हमने मिला दिया और ये 4:3 में है। दूधिया का मन नहीं माना, उसने कहा यार पैसा तो बनाना है, मोटा पैसा बनाना है। वो गया, उसने क्या किया, उसने 5 लीटर पानी और मिला दिया उसमें। 5 लीटर पानी मिलाने के बाद जो मिक्सर था ना, मिक्सर में जो दूध की क्वांटिटी थी वो वही सेम बनी रहेगी, मिल्क की जो क्वांटिटी थी वो सेम बनी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ पानी की क्वांटिटी क्या होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे। अगर हमें यह दिया होता कि आज रेशियो 4:3 है और बाद में रेशियो 6:5 हो जाएगा, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें ये मिल्क है और ये वाटर है, मिल्क की क्वांटिटी हमेशा सेम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 12:9 और ये बन जाएगा 12:10। ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि मिल्क यहाँ पर सेम है और पानी उसने मिलाया, तो पानी पहले 9 यूनिट था, अब 10 यूनिट हो गया, यानी कि 1 यूनिट मिलाया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 5 लीटर थी। तो अब जो आपसे वैल्यू पूछेगा वो इससे आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि बोल रहा है कि एल्कोहल और पानी का जो मिश्रण है वो 4:3 के अनुपात में, यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो यही अनुपात जो होता है वो 4:5 हो जाता है। यानी कि मिल्क की क्वांटिटी या एल्कोहल की क्वांटिटी वो तो सेम है, लेकिन वाटर की क्वांटिटी चेंज हो रही है। यहाँ पर मिला रहा है 2 यूनिट, लेकिन वो बोल कितना रहा है, 5 लीटर। ठीक है, कितना बोल रहा है, 5 लीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, दिए गए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है, एल्कोहल की मात्रा 5 4 जा 1 यूनिट कितना है, 1 यूनिट आपका आ जाएगा 5/2, 5/2, तो 4 × 5/2। जब ये कट हो जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा, 10 लीटर ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। आपको पता है कि एक सम संख्या अगर 2 होगी तो उसके नेक्स्ट 4 होगी, उसके बाद 6 होगी, यानी कि पहली सम संख्या अगर x है तो दूसरी सम संख्या x+2 होगी और तीसरी जो सम संख्या है वो x+4 होगी। 3 सम संख्याओं का योग कितना है, 48 है। तो आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है, 3x प्लस का 6 = 2 हो गया 48। 3x की वैल्यू निकालेंगे 42 आएगी, और x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 14 आएगी। तो सबसे छोटी संख्या जो कितनी, वो ऑप्शन नंबर ए 14 सबसे छोटा नंबर हो गया। a का 20% बराबर b है, तो 20 का b% किसके बराबर है, देखना क्या बोल रहा है। यदि a का 20%, a का 1/5 बराबर क्या है, b है, a का 1/5 बराबर b, तो 20 का b% किसके बराबर है, b का जो है वो 20% किसके बराबर है, 20 का b%। यदि a का 20% इज इक्वल टू b, a का 20% इज इक्वल टू b। अगर हम कोई a का 20% बराबर कितना है, b है, अगर हम b की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अगर हमने a की वैल्यू 100 मान ली और 100 का 1/5 निकाला तो आया b, तो अगर हमने a की वैल्यू कितनी मान ली, 100 मान ली, तो b की वैल्यू कितनी आई, 20 आई, क्योंकि a का 20%, a का 20% कितना है, b है, तो 100 का 20% 20 आएगा, 20 का b है। तो वो बोल रहा है कि 20 का b%, यानी कि 20 का 20% कितना है, 20 का 20% कितना है, 20 का जो 20% 1/5 है वो कितना है, वो आएगा 4 आएगा। यानी कि जो b का 20% है, हमने a की वैल्यू कितनी मानी, 100 मानी, वो a की वैल्यू के 4% के बराबर है, यही आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर पर घंटे और धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर पर घंटे से नाव चलाता है। धारा के अनुकूल यानी कि बोट प्लस वाटर, वो कितना है आपका 12 किलोमीटर पर आ रहा है,
12 किलोमीटर पर आवर है, और धारा के प्रतिकूल पूछ रहा है तो वोट माइनस वाटर पूछ रहा है, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि किस गति से नाव चलाता है, धारा की गति बताओ। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन दो बने और इसको सॉल्व नहीं करना है, इसमें आपको अगर बी की वैल्यू पूछे, 12 प्लस 8 को ऐड किया, 12 प्लस 8 को ऐड किया, 20 आया, 20/2 कर दिया। जब भी वाटर की वैल्यू पूछे, इन दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया और डिवाइड कर दिया, किससे, 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो बी की वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, और जो वाटर की वैल्यू आएगी वो 2 किलोमीटर पर आवर आएगी। हमसे क्या पूछ रहा है, धारा की गति पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि 0.98 का होल क्यूब, ठीक है, यानी कि ये लिखा है ए क्यूब और ये लिखा है बी क्यूब प्लस 3, फिर ए बी, 3a और b, और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला किसका होता है, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या यही इक्वेशन लिखी है, a की वैल्यू लिखी है 0.98, इसका होल क्यूब लिखा है, और b की जो है वो 0.02 का होल क्यूब लिखा है, और प्लस 3 a की वैल्यू लिखी है 0.98, और यहाँ पर b की भी वैल्यू लिखी है 0.02। ठीक है, और a प्लस बी जब 98 और 0.2 को ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा, वही यहाँ पर लिखा है, यानी कि ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लिखा है। जब हम a प्लस बी को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का कितना भी क्यूब कर लो, कितनी भी पावर कर लो, आंसर हमेशा कितना मिलेगा, आंसर आपको हमेशा 1 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, बिजनेस वाले ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें ये होता है कि प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले पे केवल वर्क होता है। ठीक, इन्वेस्टमेंट बोल रहा है कि ए और बी जो हैं वो 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। 3:2 के अनुपात में ये इनकी कैपिटल हो गई। ठीक है, अच्छा, जब भी निवेश का टाइम ना दिया हो तो निवेश का टाइम हमेशा 1 साल मान लेंगे। अगर टाइम हमने मान लिया 12 मंथ इधर भी है और 12 मंथ इधर भी है तो ये कट जाएगा। जब टाइम सेम हो तो जो प्रॉफिट होता है, जो कैपिटल होती है, उसी रेशियो में प्रॉफिट होता है, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका 3:2 के रेशियो में होगा। ए को आपको 3 रेशियो मिलेगा, 3 यूनिट मिलेंगी, और बी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 2 यूनिट में मिलेगा। यदि कुल लाभ का 5% दान में जाता है और ए का हिस्सा इतना है, 855 है। एक चीज ध्यान रखना कि आपने और आपके फ्रेंड ने दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने 3 यूनिट लगाया, फ्रेंड ने आपके 2 यूनिट लगाया। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया तो जिस रेशियो में आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में प्रॉफिट होता है। अगर जब टाइम आपका समान हो, तो टाइम आपका समान था तो उसी रेशियो में 3 यूनिट आपको मिल गया, 2 यूनिट उसको मिल गया। ठीक, अब इसके बाद आपने एक चीज डिसाइड रखी कि जितना भी हमें प्रॉफिट होगा उसका जो 5% हिस्सा होगा वो हम पहले निकाल देंगे और भगवान जी को दान में दे देंगे। ठीक है, तो आपने 5% निकालकर 5% आपने दान में दे दिया, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास टोटल प्रॉफिट का 95% बचा, और उसी 95% को आप 3:2 यूनिट में बांट लोगे, क्योंकि 5% तो आपने दान कर दिया, तो 100% को तो कभी बांट ही नहीं सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ 95% को ही बांटोगे। वही इस क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए का 5% तो दान में चला गया और ए का हिस्सा 855 है, यानी कि जो ए का हिस्सा था वो क्या था, ए का हिस्सा ये था कि 95% टोटल प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 95% प्रॉफिट में ए का जो हिस्सा था वो कितना था, 3/5 था, 3/5 था। ठीक, अब 3/5 और मल्टीप्लाई जो केवल पूरी का पूरी जो पूंजी होगी, ठीक है, उसका जो है वो उसको कितना मिला, 855। ये जो टोटल प्रॉफिट जो होगा उसका 3/5 और उसका 95% आपको मिला होगा। ठीक, अच्छा, 95% की जो फ्रैक्शन बनती है वो कितनी बनती है, 19/20 बनती है, 19/20 बनती है, और मल्टीप्लाई 3.5 बनता है, और इज इक्वल टू कितना है, 855 है। आपसे क्या पूछ रहा है, कुल लाभ कितना है, यानी प्रॉफिट की वैल्यू पूछ रहा है। 19 से कट कर दो, 855 है, 3 2 जा 6, बचा कितना 2, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। ठीक है, एक कम 19 पे ना 95, 20 25 100 और 15, आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा आपका 1500 रुपये। तो ध्यान रखना कि 5% तो उसने हटा दिया, तो 95% प्रॉफिट का 95% जो है और उसका 3/5 जो है वो किसको मिलेगा, वो ए का प्रॉफिट बनेगा, और ए का प्रॉफिट हमें दिया गया है 855। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का 25% जो है वो 3 है तो वह संख्या कितनी है। यदि कोई नंबर है और नंबर का 1/4 जो है वो कितना है, 3 है, नंबर का 1/4 3 है, तो वो नंबर कितना हो जाएगा, वो जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। ठीक है, 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब भी गोले की बात आएगी, जब भी स्फीयर की बात आएगी, स्फीयर की जब भी बात आएगी, स्फीयर का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, इसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई r क्यूब होगा, और इसका जो टीएस है
और इसका जो CSE होता है, ये TSA और CSA हमेशा आपस में बराबर होंगे, वो होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होते हैं? वो होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 मल्टीप्लाई 12.7, और ये आर स्क्वायर है वो कितना है? 616। 22 से कट कर दो डायरेक्ट। ठीक है, 11 2 जा, 11 5 जा, और 11 6 जा। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7, आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब आगे बढ़ेंगे, अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी को भरने के बाद 3 और समान पाइप खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा? कैसे सॉल्व करेंगे? एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। कोई एक टंकी है और एक पाइप चल रहा है, ठीक, तो उसको भरने में टोटल कितने घंटे लगते हैं? 6 आवर लगते हैं। 6 आवर लगते हैं, यानी कि एक घंटे में टंकी का कितना हिस्सा भर रहा है? वो एक घंटे में टंकी का 1/6 हिस्सा भर रहा है, तो 6 घंटे में टंकी का पूरा एक हिस्सा भर देगा। ठीक, अब वो ये बोल रहा है कि आधा घंटा, आधी टंकी भरने के बाद, आधी टंकी कितनी हो गई? आधी टंकी 6 यूनिट टोटल वर्क मान लिया कि हमने 6 यूनिट टोटल वर्क था, वो भर दिया उसने। आधी टंकी 3 घंटे बाद भर जाएगी, 3 आवर्स बाद आधी टंकी जो है वो भर गई। ठीक, 3 घंटे बाद 3 और समान पाइप खोल दिए जाते हैं। ठीक, 3 और समान पाइप खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा? आधे घंटे बाद क्या होगा? आधे घंटे बाद 6 यूनिट अगर था तो 3 यूनिट तो टंकी भर गई होगी, 3 यूनिट टंकी भर गई होगी। अब इसके बाद हमें 3 यूनिट टंकी और भरनी है, 3 यूनिट और भरना है। 3 यूनिट को भरने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/6 का एक पाइप लगा ही था, 3 समान पाइप और खोल दिए, प्लस 1/6 प्लस 1/6 और प्लस 1/6, जिनकी एफिशिएंसी इतनी होगी, तो हम 4/6 की उस यूनिट से उसको भरेंगे। अपॉन में हमने कर दिया 4/6, ये बन जाएगा जाकर 6/4, यानी कि क्या? 2 3 जा 2 जा 9/2, 9/2 का मतलब हो गया कि 4.5 आवर्स, 4.5 आवर्स नहीं, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक घंटे में तो 1/6 ही भरेगा। आधी टंकी भरने के बाद, जब आधी टंकी भर गई, 3 और समान पाइप खोल दिए जाते हैं। इसी के जैसे समान 3 पाइप खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है, आप एक बार इसको सोचिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार बताइए, आप सॉल्व करने की इसको कोशिश करेंगे कि एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद 3 और समान पाइप खोले जाते हैं। टंकी को पूरी तरह भरने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक, तो 3 घंटे लग ही गए, 3 घंटे तो टोटल लग ही गए, 3 घंटे टोटल लग गए। अब 3 घंटे लगने के बाद जब 3 यूनिट काम बचा, वो हम लोग कर रहे हैं किससे? 4/3 से। 4/6 आवर लगेंगे, ये हो जाएगा 6/4, 2 3 जा 2 जा, ये बन गया आपका 9/2। और इसको अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर ले, नहीं, बताइए भाई कैसे सॉल्व करेंगे? 3 घंटे तो आधा घंटा, तो हमें पता चल गया कि जो टंकी है वो 3 घंटे में आधी भर जाएगी। 3 आवर्स में जो टंकी है वो आपकी हाफ टंकी जो है वो भर जाएगी। ठीक, जो रही बची आधी टंकी है उसको भरने में कितना टाइम लगेगा? इसको आप एक बार बताएंगे सॉल्व करके, कैसे, किसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए। 3 घंटे में एक टंकी का आधा भाग भर सकता है। अच्छा, हमने ये एज्यूम किया कि 1 यूनिट जो था, टोटल कितना पार्ट था टंकी का? 1 यूनिट पार्ट था। 1 यूनिट में हमने क्या किया कि हाफ यूनिट जो है, हाफ यूनिट भर गया। बचा कितना? आधा यूनिट तो बचा, मतलब आधी टंकी तो भरने को बची, आधी टंकी भरने को बची। अब एक पाइप 1/6 घंटे में, 1 घंटे में एक पाइप एक टंकी को 6 घंटे में भर रहा है, 1 घंटे में 1/6 भरेगा। इसी के जैसे 3 पाइप और खोल दिए जाते हैं, यानी कि इतना। ठीक, और आधा जो काम था, एक टंकी को आधा हम लोग भर चुके थे, तो एक टंकी को हमें आधा ही और भरना है, 3 घंटा हमें पूरे पहले लग चुका था। जब हम हाफ टंकी भरेंगे, आधी और भरना है, 1/2 भरना है, और कितनी इफिशियंसी रहेगी? वो रहेगी 4/6 की। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/4, 2 3 जा 6, 3/4, ये आवर्स आ गए, 3/4 घंटे आ गए। इसको जब हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा? 15 3 जा हो जाएगा 45 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 3 घंटे 45 मिनट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
पासे को 2 बार फेंकने पर योग 9 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? एक पासे को हमने कितनी बार फेंका? एक पासे को हमने 2 बार फेंका। एक पासे को कितनी बार फेंका? एक पासे को हमने 2 बार फेंका। तो जो बनेगा ना, नीचे जो टोटल आपका बनता है वो 6 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि एक पासे में 6 प्रोबेबिलिटी होती है। 6, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। 2 उछालेंगे तो 6 × 6 बन जाएगा 2 बार। ठीक है, नीचे जो टोटल आउटकम बनते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है? योग 9 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? 9 कब प्राप्त होगा? 2 पासे हैं और 2 पासों पर 9 कब प्राप्त होगा? जब 5 आ जाए और 4 आ जाए, जब 6 आ जाए और 3 आ जाए। और कोई है सम? 7 2 आ नहीं सकता, क्योंकि एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक ही गिनती होती है। तो 9 आने की केवल यही 2 चांस हो गए, और एक ये आ सकता है कि 4 5 आ जाए, और एक ये हो सकता है कि 3 और 6 आ जाए। यानी कि ये टोटल 4 हमारी संभावनाएं बनेगी कि इन 4 केसेस में जो योग है, जो सम है, वो आपका कितना आ सकता है? 9 आ सकता है। तो 4/36 बना, 4/36। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 1/9 आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। क्या बोल रहा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर से 15% घटाया जाता है। यदि अंतिम मान 2040 है तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या है? हमने ये मान लिया कि एक संख्या x थी और पहले उसको 20% बढ़ाया गया। 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो पता है आपको कि 1/5 होती है, तो यानी कि 5 पर 1 बढ़ाया गया। पहले तो उसको 6/5 किया गया। फिर क्या बोल रहा है? फिर ये बोल रहा है कि पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 15% घटाया गया, यानी कि 15% माइनस का 3/20 किया गया। 20 पे 3 कम कर दिया गया, फिर उसको कितना कर दिया गया? 17/20 कर दिया गया। जब एक संख्या को 15% बढ़ाया और इतना कम किया तो जो अंतिम मान आया वो कितना आया? 2040 आया। तो संख्या का प्रारंभिक मान यानी कि 2040 हो गया, मल्टीप्लाई 20 हो गया, मल्टीप्लाई 5 हो गया, और अपॉन में 6 मल्टीप्लाई 17 हो गया। ठीक है, 17 छंगा 102 होता है। ठीक है, तो ये 12 बार जाएगा। ठीक है, और ये 6 2 12, 20 हो गया 400, और 400 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। ठीक है, सी आएगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैलकुलेशन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अपने तरीके से हैंडल करना है, किसी और के बताए हुए मेथड से हैंडल नहीं करना है। अपने तरीके सारे के सारे डेवलप करने हैं। जब प्रैक्टिस से ही चीजें डेवलप होती हैं। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 110 है, तो बे संख्याएं। ऐसे क्वेश्चन दिखे हैं आपको, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप ऑप्शन को ट्राई करें, ऑप्शन को उठाएं और इससे क्वेश्चन सॉल्व करें। कैसे? आपको पता है कितना है? 110 है, तो 36 36 और 25, 36 हो गया, 25 हो गया और 49 हो गया। 6 5 11 9 20 की 02, 4 2 6 3 9 2 11, यानी कि जो पहला ही आंसर है वो आपका हिट कर गया। 5 7 इसको लगाएंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दो वृत्तों की परिधियां, परिधि कितनी होती है? 2πr परिधि होती है आपकी 2πr। एक हो गई 6, ठीक, 264, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रेडियस 1 निकाल लेंगे। 22/7 मल्टीप्लाई r1 बराबर 264, 22 बचा 4, 22 2 जा 2 हो गया 6, तो r1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 42। ठीक है, इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई हो गया r2, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? वो है 396 है। इसको सॉल्व करें, 11 2 जा 11 3 जा 11 6 जा 4 9 जा हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे r2 की वैल्यू आ जाएगी 9 7 63 63। अब आपसे पूछ रहा है कि 42 और 63 यानी कि दोनों की त्रिज्याओं में अंतर कितना है? जब आप डिफरेंस लेंगे तो आपको जो अंतर दिखेगा वो 21 सेंटीमीटर का दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? sin स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60। sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इसका होल स्क्वायर। कॉस 60 की भी वैल्यू 1/2 होती है, इसका होल स्क्वायर, प्लस tan 45 का 1 प्लस 660 क्या बनता है? 1/cos 60, और 1/2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर 30 जो है, cosec स्क्वायर 30 यानी कि 1/sin 30, तो इसका भी आंसर कितना आएगा? वो आएगा आपका 2 का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/4 प्लस का 1/4 और प्लस का 1, एलसीएम ले लिया, 4 हो गया, 1 + 1 प्लस का 4, 1 + 1 + 4 यानी कि आ गया आपका 6/4, 3/2 cosec 30, cosec स्क्वायर 30, cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cosec को हम लोग यही तो लिख सकते हैं कि 1/sin 30, 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक, इसका एक कोई वैल्यू गलत पुट कर दी क्या? नहीं, 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, 3/2 ही आपका आंसर आएगा। 3/2 इन चारों ऑप्शन में गिवन नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है? 3.2 ही आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अब ये बोल रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, क्या बोल रहा है कि 15 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या है? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो 12/15 यानी कि 3 4 जा 12 और 3 5 जा
15। कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस कितना है 5 है, एक का प्रॉफिट है कितने पर 4 पर है, तो 100% पे कितना प्रॉफिट हो गया आपका, ए नंबर आंसर आ गया आपका 25% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं से आपका रीजनिंग का जो सेट है वो समाप्त हो, तो मैथ रीजनिंग और मैथ्स जो है वो आपके मैंने सॉल्व करा दी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्योरी आएगी कि ये जो आपका पेपर था ना रीजनिंग और मैथ का, ये बहुत ही बैलेंस प्रैक्टिस सेट था, बहुत ही बैलेंस। कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे जिसमें आपको बहुत ही जल्दी सॉल्व होने हैं, क्योंकि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर सेक्शन को 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपको यही लेवल आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक आपकी पकड़ नहीं होगी ना चीज़ों पर, तो आप ये लेवल भी हैंडल नहीं कर पाएंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि बहुत ही हाई कॉम्पिटिशन का जमाना है। आप देखेंगे कि लगातार जो भी एग्जाम्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ लग रहे हैं, ठीक है। हाल फिलहाल में अभी यूपीएसआई का रिजल्ट आया, 300 में 370 नंबर कट ऑफ, 400 में 370 नंबर कट ऑफ भी फाइनल, ठीक है। और इसी तरीके से यूपी पुलिस के जो रिजल्ट आया है उसमें भी अभी 250, 300 में 250, 250 प्लस नंबर जो है वो कट ऑफ लगी है, वो फिजिकल की लगी है, फाइनल की कट ऑफ की बात अलग है, ठीक है। तो इसलिए अपनी तैयारी को हमेशा आप अपने साथ करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस जो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी खेल गड़बड़ है, कुछ होना नहीं है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब भी खेल गड़बड़ है। तो सिर्फ और सिर्फ दोनों चीज़ों को आपको दोनों को दोनों बैलेंस करते हुए चलना है, ठीक। इसके आगे आप सचिन श्रीवास्तव सर आपको इंग्लिश करवाएंगे। हेलो एवरीवन, तो जैसा कि आप सभी लोगों ने इससे पहले मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व किया है, ठीक है, और रीजनिंग और जीएस का सॉल्व किया है, ठीक है, तो उसी सीरीज़ में मैं आपको करवा रहा हूँ इंग्लिश का मॉडल पेपर। टाइम की बाउंडेशन को देखते हुए हम लोग जो मॉडल पेपर करेंगे वो मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा कि मैं आपको उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताता जाऊंगा और उसके बाद में क्वेश्चन के जस्ट बाद जो उसका एक्सप्लेनेशन है उसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, या आप उसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग। तो सेम मीनिंग पूछ रहा है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेम। तो सेम का मतलब क्या होता है कि हमें इसका क्या बताना है, हमें इसका सिनोनिम बताना है, ठीक है। क्या बताना है, हमें इसका सिनोनिम बताना है। तो वर्ड क्या है हमारा, एबेरेशन। तो एबेरेशन क्या होता है, एबेरेशन का मतलब होता है कि जब आपने कोई टारगेट लिया है और आप उस टारगेट से क्या हो गए हैं, डाइवर्ट हो गए, ठीक है। यानी आपने क्या किया है, एक तरीके से उसको छोड़ के आप किसी दूसरे में लग गए, तो वहाँ पे क्या होता है, एबेरेशन होता है, ठीक है। एबेरेशन का मतलब ये होता है कि आपका डाइवर्जन हो गया है, ठीक है, आप किसी दूसरे पाथ पे चलने लगे हैं, तो ये होता है एबेरेशन, ठीक है। तो अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो रेगुलरिटी तो इसका नहीं होगा, ठीक है, साफ साफ इसका एंटोनिम दिख रहा है। कंसिस्टेंसी भी इसका एंटोनिम दिख रहा है, ठीक है। नॉर्मेलिटी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनोमैली, ठीक है। एनोमैली का मतलब क्या होता है, एनोमैली का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इनकंसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जो हमारा एनोमैली का जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंसी और इर्रेगुलरिटी, ठीक। इर्रेगुलरिटी और इनकंसिस्टेंसी ये इसके क्या हो जाएंगे, ये एनोमैली के सिनोनिम हो जाएंगे। और एबेरेशन की अगर हम अलग सिनोनिम की बात करें तो इसका एक डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है, या डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके और सिनोनिम हो जाएंगे जो हमारे अदर सिनोनिम है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका क्या लगा हुआ है, ये आपके करेक्ट एक्सप्लेनेशन लगे हुए हैं। एंड एबेरेशन इज अ डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल और यूजुअल पैटर्न, ठीक है, यानी आप एक यूजुअल पैटर्न से क्या हो गए हैं, डाइवर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक। फिर हम नेक्स्ट की बात करें, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग। तो अपोजिट है तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है इसका एंटोनिम। क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो कैंडिड, तो कैंडिड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो फ्रैंक है, ठीक है, ऑनेस्ट, या बोल सकते हैं फोर्थराइट, ठीक। तो फ्रैंक हो गया, ऑनेस्ट हो गया, फोर्थराइट हो गया, या बोल सकते हैं हिंदी में एक ऐसा व्यक्ति जो निष्कपट है या स्पष्ट है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैंडिड। अब अगर हम यहाँ पे इसके बात करें, इसके जो
कैंडिड के जो सिनोनिम हो जाएंगे वो सबसे पहले तो फ्रैंक, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। हमें क्या बताना है, हमको एंटोनिम बताना है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। सिंसियर नहीं हो सकता है, और ये सिंसियर 2 बार दे रखा है, ठीक है, तो ये दोनों ही नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिसीटफुल। ठीक है, डिसीटफुल का मतलब होता है एक व्यक्ति जो धोखा देता है, यानी धोखेबाज पर्सन को क्या बोला जाता है, डिसीटफुल मैन। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिसीटफुल, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, कैंडिड मीन्स फ्रैंक, ट्रुथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट की बात करें, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर सो ब्यूटिफुल दैट वन कैन नॉट डिस्क्राइब देम इन वर्ड्स। ठीक है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर सो ब्यूटिफुल दैट वन कैन नॉट डिस्क्राइब देम इन वर्ड्स। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको एरर बतानी है कि एरर किस पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो द सीनरीज ऑफ कश्मीर हमारा ए पार्ट हो गया। ठीक, फिर उसके बाद बी पार्ट में देखें, आर सो ब्यूटिफुल। ठीक है, दैट वन कैन नॉट डिस्क्राइब देम इन वर्ड्स, तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, यानी सी पार्ट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, और बी पार्ट में भी कोई एरर नहीं है, तो ये पार्ट भी सही है। ठीक है, तो जो हमारी एरर है वो किस में है, हमारी जो एरर है वो ए पार्ट में है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या है, ये पार्ट हमारा रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है, यहाँ पे सीनरीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीनरी जो होता है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा होता है, सीनरीज हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते, और यहाँ पे यही गलती की गई है कि सीनरीज को क्या बना दिया गया है, प्लूरल बना दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर। ठीक, जो कश्मीर की सीनरीज नहीं होगा, सीनरी ऑफ कश्मीर होगा। ठीक है, तो हमारी जो एरर है वो किस पार्ट में है, एरर हमारी ए पार्ट में है। ठीक है, द नाउन सीनरी इज नॉर्मली अनकाउंटेबल इन दिस सेंस, सो सीनरीज इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो सीनरीज जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमें फिल करना है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड है जो हमारा करेक्ट यहाँ पे फिल किया जाना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ये आपके एक तरीके से वोकैब बेस ही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में आपको क्या करना है, वोकैब पे बहुत अच्छी पकड़ बना के चलनी, क्योंकि अब फिल इन द ब्लैंक्स में भी देख रहे हैं यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली पूछी वोकैब ही गई है। ठीक है, जब तक आपको इन वर्ड्स के मतलब नहीं पता होंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, हिज स्पीच वाज सो, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है दैट द ऑडियंस वाज लेफ्ट स्पेल बाउंड। ठीक है, यानी उसकी जो स्पीच थी, ठीक है, उसकी जो स्पीच थी वो ऐसी थी कि जो ऑडियंस है वो स्पेल बाउंड हो गई। सबसे पहले तो मतलब पता होना चाहिए स्पेल बाउंड का, तो स्पेल बाउंड का मतलब अगर हम देखें यानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाना। ठीक है, अट्रैक्ट हो जाना। ठीक है, या हिंदी में इसका करेक्ट मतलब देखें तो इसका मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना, मंत्र मुग्ध हो जाना, यानी उसकी स्पीच से जो ऑडियंस थी वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई। तो अब ये जो हमारे वर्ड्स दे रखे हैं इसका मतलब देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वर्बोज। तो वर्बोज का मतलब क्या होता है, वर्बोज का मतलब होता है एक ऐसी स्पीच जिसमें शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, और वो कैसी हो जाती है, वो कंफ्यूजिंग हो जाती है। ठीक है, तो वर्बोज होता है हमारा जिसमें शब्द बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो इसका हो जाएगा माउथी, या बोल सकते हैं सर्कमलोक्यूशनल। ठीक है, वर्बोज ये हो जाएगा इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट होता है जो हमें समझ नहीं आता है। ठीक है, इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है, जो मतलब थोड़ा सा इसका बोल सकते हैं एब्सर्ड। ठीक है, इनकोहेरेंट मतलब ऐसी चीज जो क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो रही तो उससे ऑडियंस कैसे स्पेल बाउंड हो सकती है। ठीक है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। फिर मुंडेन, मुंडेन मतलब होता है ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी मतलब सिंपल सी, साधारण सी।
ठीक, क्या हो जाएगा, ऑर्डनरी। अब ऑर्डनरी अगर स्पीच है तो उससे कौन ही स्पेल बाउंड होगा, ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इलोक्वेंट हो जाएगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इलोक्वेंट हो जाएगा, यानी उसकी जो स्पीच थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्पीच जिससे ऑडियंस क्या हो जाती है, जिससे ऑडियंस हो जाती है स्पेल बाउंड। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलोक्वेंट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, फ्लुएंट और परसुएसिव इन एक्सप्रेशन, यानी अपनी एक्सप्रेशन में फ्लुएंट होना। ठीक है, तो फ्लुएंट अगर है तो जो ऑडियंस होगी वो स्पेल बाउंड हो जाएगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट की बात करें, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगर आपको फाइंड करने, तो मैंने बताया था कि आपको वर्ड्स पे बहुत अच्छी पकड़ बना के चलनी है, यानी जब आप वोकैब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको देखना है। ठीक है, तो कमेटी का क्या होता है, डबल एम, डबल टी और डबल ई, इस तरीके से आपको याद करना। तो वो किस में है, इसमें ही है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, फिर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। सेंटेंस है अ पर्सन हु इज, यानी क्वेश्चन जो आपका है वो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको सुख और दुख उससे कोई भी असर नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, यानी OWS में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं, स्टोइक, यानी जो सुख हो या दुख हो, यानी हैप्पीनेस हो या सैड हो, दोनों में सेम रहता है। ठीक, सिनिक मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो शक बहुत करता है। ठीक है, तो सिनिक सनकी टाइप का पर्सन होता है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। एपिक्यूरियन और हेडोनिस्ट, ये दोनों एक जैसा ही मीनिंग होता है इनका। एपिक्यूरियन हो या हेडोनिस्ट हो, दोनों ही पर्सन ऐसे होते हैं जिनको हमेशा सुख की तलाश रहती है, यानी हमेशा प्लेजर को चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं एपिक्यूरियन और हेडोनिस्ट। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करें, स्टोइक पर्सन इज रिलेटिवली इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन एंड एंड्योर्स देम विदाउट स्ट्रॉन्ग आउटवर्ड एक्शन। ठीक है, यानी एक ऐसा पर्सन जिसको किसी से भी असर नहीं पड़ता, चाहे वो प्लेजर हो या पेन हो। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत सिंपल भी आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पैराजम्बल का मतलब होता है सेंटेंस को रीअरेंज करना। ठीक है, कि कहाँ पे सब्जेक्ट आना है, कहाँ पे वर्ब आनी है, कहाँ पे मेन वर्ब आनी है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट आना है। ठीक, तो अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो पहली बात तो ये सेंटेंस आपका पहले से ही जो ऑर्डरली लगा हुआ है। ठीक है, तो QRPST ये नहीं होगा। ठीक है, QRPST ये भी नहीं होगा, RQPST ये भी नहीं होगा। ठीक है, QSRPT नहीं होगा। सिंपल इसका ऑप्शन हो जाएगा PQRST। ठीक है, तो इन चारों में से इसका कोई ऑप्शन नहीं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, PQRST। द चाइल्ड वॉज क्राइंग बिटरली, यानी एक सेंटेंस का फॉर्मेशन जो होता है वो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले जो आता है वो हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, फिर हमारी मेन वर्ब आती है। अब मेन वर्ब के बाद जो वैसे ऑब्जेक्ट आना होता है, बट अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आई है, यहाँ पे एडवर्ब आ गई है। ठीक है, ये आपका फॉर्मेशन है इस सेंटेंस का। ठीक, तो मीनिंगफुल सेंटेंस क्या है, द क्राइंग वॉज बिटरली, द चाइल्ड वॉज क्राइंग बिटरली। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा, चूज द एप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी हमें फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड करना। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही वॉज एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी किसी की अगर जॉब छूट गई तो वो क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। और परेशान होने के सेंस में यहाँ पे कौन सा इडियम है, यानी ये इडियम का क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा इडियम है, तो यहाँ पे अगर हम इडियम देखें तो हमारा एक इडियम होता है एट वंस विट्स एंड। ठीक है, एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है
परप्लेक्स्ड यानी परेशान हो जाना, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एट हिज विट्स एंड, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम और की बात देख लें, ऑन क्लाउड 9, यानी ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है बहुत खुश होना, ठीक है। और इन सेवंथ हेवन का मतलब स्वर्ग में होना, तो स्वर्ग में कोई होगा तो बहुत खुश होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ओवर द मून यानी चांद के ऊपर होना, ठीक है। तो ये तीनों ही इस सेंस में आते हैं, बहुत खुशी के सेंस में आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही इसके एक तरीके से अपोजिट मीनिंग है, ठीक। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो मैंने आपको बता दिया है, कंप्लीटली परप्लेक्स्ड और अनश्योर व्हाट टू डू। फिर हम नेक्स्ट की बात करें, सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप एज कैटल हर्ड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से आपका क्या पूछा गया है, एक तरीके से आपका पूछा गया है कि किस ऑब्जेक्ट के या किस थिंग के ग्रुप को क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे कैटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैटल के ग्रुप को हर्ड बोला जाता है। कैटल के ग्रुप को क्या बोला जाता है, हर्ड बोला जाता है, यानी जानवरों के समूह को हर्ड बोलते हैं, ठीक। तो उसी टाइप में अगर हम यहाँ पे देखें तो फिश का जो होता है स्केल नहीं होता है, ठीक है। फिश का स्कूल होता है और दूसरा भी होता है। बर्ड का फीदर, तो फीदर नहीं होता है, ठीक है। डॉग का कैनल, अब कैनल क्या होता है, डॉग के रहने की जगह होती है, और फीदर क्या होता है, बर्ड का एक बॉडी पार्ट्स बोल सकते हैं। और फिश का जो होता है स्केल नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लॉक, यानी शीप के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, शीप के ग्रुप को फ्लॉक बोला जाता है, ठीक है। A herd is a collective group of cattle. Similarly, a flock is a collective group of sheep. नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। ही रन्स फास्ट, यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना और ये बताना है कि कौन सा वर्ड है जो आपका अंडरलाइन, तो यहाँ पे अंडरलाइन है नहीं, मैं आपको करके बता देता हूँ। ये वर्ड जो है ये इसके बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। ही रन्स फास्ट, तो मैंने आपको बताया था इसके पिछले जो पिछला जो मॉडल पेपर था वहां मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या बोला जाता है, वो एडवर्ब होता है, ठीक है। तो वह तेज भागता है यानी तेज दौड़ता है, तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, रन्स को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर, तो जो हो जाएगा हमारा क्या, एडवर्ब, ठीक है। तो ही रन्स फास्ट, फास्ट मॉडिफाइज द वर्ब रन्स बाय टेलिंग हाउ ही रन्स, ठीक। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग। सेम मीनिंग मतलब क्या बताना है आपको, सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो सिनोनिम है प्रैग्मेटिक, वर्ड क्या है आपका, प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो चीज़ों को रियलिस्टिक वे में सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसका प्रैग्मेटिक का रियलिस्टिक हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइडियलिस्टिक मीन्स होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी ना किसी का आइडल होता है यानी आदर्शपूर्ण, ठीक। तो आइडियलिस्टिक हो जाएगा। थ्योरेटिकल मीन्स होता है व्यवहारिक। विजनरी का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत दूरदर्शी होता है यानी दूर तक सोच के चलता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल। प्रैग्मेटिक मीन्स डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक वे, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका प्रीपोजिशन से है और प्रीपोजिशन आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन ये फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है और एडिक्टेड, ठीक है। ही इज एडिक्टेड, और एडिक्टेड जो होता है, एडिक्टेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है, ठीक है। और वो कौन सी होती है, वो होती है टू, ठीक है। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एडिक्टेड टू, ठीक। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, अ सेंटेंस इज प्रोवाइडेड इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन जो है वो आपका डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, ठीक है। चूज द वन दैट मोस्ट एक्यूरेटली कन्वेज द सेंटेंस इन इट्स करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट स्पीच। इसमें आपका क्वेश्चन जो है वो आपका
ये आपका मिसप्रिंट क्वेश्चन है, इसका मैं आपका क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होगा आपका वो क्या होगा, he said that he would join the meeting after lunch। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में दे रखा है और इसी का क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ऑप्शन आपको बताना है जो डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है, यानी उल्टा क्वेश्चन दे रखा है। तो ही सेड दैट ही वुड ज्वाइन द मीटिंग आफ्टर लंच। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो आपका वर्ड जो दे रखी है, वो जो वर्ब दे रखी है वो क्या दे रखी है, वुड दे रखी है। और अगर वुड दे रखी है तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम डायरेक्ट स्पीच में मॉडल होता है, कौन सा मॉडल होता है उसका हम वुड करते हैं, तो वो मॉडल होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच में विल। जो विल हमारा डायरेक्ट स्पीच में मॉडल होता है उसको हम लोग जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हम लोग उसको वुड कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं कि हमारा विल किस किस में है, तो विल जो है वो हमारा इसमें नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आई सेल ये इसमें भी नहीं है, तो यहाँ से भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आई कैन ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए, आई विल ज्वाइन द मीटिंग आफ्टर लंच ही सेड। ये मैंने आपको चैप्टर जो आपका जहाँ पे मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ, यानी जब मैं आपको अपने ऐप पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मैंने आपको जो नरेशन का चैप्टर है वो मैंने आपको करवा दिया। उसकी लास्ट क्लास शायद बची हुई है, उसको मैं आज या कल में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आई विल ज्वाइन द मीटिंग आफ्टर लंच, ठीक। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग। यानी अपोजिट का मतलब हमें क्या बताना है, अपोजिट का मतलब हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो एंटोनिम जो है मिसैंथ्रोपिक। अब मिसैंथ्रोपिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हेटर ऑफ ह्यूमन बोल सकते हैं या मैनकाइंड बोल सकते हैं, हेटर ऑफ मैन, ठीक है। यानी मानव जाति का क्या होता है, मानव जाति का दुश्मन, ठीक है, यानी हेट करने वाला मनुष्य बोल सकते हैं, मानव द्वेषी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये मिसैंथ्रोपिक होता है, ठीक। अब इसका हमें अपोजिट मीनिंग बताना है, तो इसका जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोशलेबल हो जाएगा। यानी ऐसा व्यक्ति जो सोशल होता है, लोगों से प्रेम करता है, तो उसको बोलते हैं सोशलेबल, ठीक। रेक्लूसिव मतलब होता है एक एलोन पर्सन, ठीक है, यानी जो एकांत में रहना पसंद करता है। सिनिकल मीन्स मैंने आपको बताया जो संदेह करता है लोगों में बहुत, ठीक है, तो वो हो जाता है। और पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक होता है जो एक तरीके से बोल सकते हैं नेगेटिव मीनिंग, ठीक है, नेगेटिव मीन होता है पेसिमिस्टिक। यानी पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा निराशा के बारे में सोचता है, ठीक है, तो वो पेसिमिस्टिक हो जाता है, ठीक। मिसैंथ्रोपिक मीन्स हैविंग अ डिसलाइक ऑफ और डिस्ट्रक्ट ह्यूमन काइंड, यानी ह्यूमन काइंड का क्या होता है, डिसलाइक करता है, उसको पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। इसमें क्या करना है, एरर फाइंड करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, एरर फाइंड करनी है। हमारे पार्ट दे रखे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो इसमें हमें एरर फाइंड करनी है, ठीक। तो जैसा कि जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जब दो सब्जेक्ट होते हैं और उसके पहले एक आर्टिकल लगा होता है और एक के पहले आर्टिकल नहीं लगा होता है, तो वो सिंगुलर के केस में आता है, ठीक है। तो देखिए जैसे द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। तो जो सेक्रेटरी है वहाँ पे वही क्या है, वही प्रिंसिपल है, ठीक है। जो सेक्रेटरी है वही प्रिंसिपल है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सेक्रेटरी है वही प्रिंसिपल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सिंगुलर केस हो गया, यानी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। और एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो फिर यहाँ पे जो आर है ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा, आर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसके प्लेस पे एज हो जाएगा,
ठीक है, इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे इज हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, यही हमारी एरर हो जाएगी। ठीक है, तो एरर हमारी किस पार्ट में है, एरर हमारी बी पार्ट में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कॉन्जरर। तो कॉन्जरर का मतलब क्या होता है, कॉन्जरर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो मैजिक शो करता है, यानी जिसको हम बोल सकते हैं जादूगर या मैजिशियन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैजिशियन या जादूगर। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैजिशियन हो जाएगा। ठीक, फिर परफॉर्मर, परफॉर्मर का मतलब पता है जो भी क्या होता है, जो वो परफॉर्म करने वाला होता है, जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, लेथार्जिक मतलब क्या होता है, लेजी पर्सन की बात की जा रही है यहाँ पे। एक्सेस्परेट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, ठीक है, खिसिया जाता है। ठीक, तो उसको बोलते हैं एक्सेस्परेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा वही है जो ऐसा पर्सन वो परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स है, द कमेटी हैज डैश द प्रपोजल सबमिटेड बाय द मेंबर्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे करेक्ट वर्ड फिल करना है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड ऑफ, अप्रूव्ड फॉर, अप्रूव्ड विथ, यानी यहाँ पे आपको ये शो करना है कि अप्रूव्ड के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो अप्रूव्ड जो होता है उसके साथ हम कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, तो उस हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसके ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक, तो द वर्ब अप्रूव टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी जो अप्रूव होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेता है। ठीक है, उसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। तो अपोजिट का मतलब क्या हो गया, यानी हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंटोनिम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एंटोनिम फाइंड करना है। तो एंटोनिम हमारा क्या है, बेनीवोलेंट। तो बेनीवोलेंट का मतलब क्या होता है, बेनीवोलेंट का मतलब होता है काइंड हार्टेड। एक ऐसा पर्सन जो काइंड हार्टेड है, यानी वो दयावान है। ठीक है, काइंड हार्टेड का मतलब क्या होता है, दयावान व्यक्ति, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर मर्सी है। ठीक, तो उसका हमें अपोजिट बताना है। तो चैरिटेबल और जनरस, काइंड, ये सब क्या हो जाते हैं, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें एंटोनिम फाइंड करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेलेवोलेंट। क्या हो जाएगा, मेलेवोलेंट। और मेलेवोलेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो इल फीलिंग को शो करता है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति का बुरा चाहने वाला। ठीक, तो मेलीवोलेंट मीन्स विशिंग एविल और हार्म। ठीक है, तो एविल या हार्म को जो शो करता है वो होता है मेलीवोलेंट। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूज द एप्रोप्रिएट फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी हमें यहाँ पे फ्रेजल वर्ब फाइंड करनी है। तो फ्रेजल वर्ब आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स ही कुड नॉट डैश द प्रॉब्लम। ठीक है, यानी अपने बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी वह प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, यानी उसका सॉल्यूशन नहीं पता कर पाया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गेट अराउंड का मतलब क्या होता है कि हमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को मिलना। ठीक है, तो गेट अराउंड प्रॉब्लम मीन्स टू फाइंड अ वे ऑफ अवॉइडिंग और ओवरकमिंग डिफिकल्टी, यानी किसी डिफिकल्टी से ओवरकम करने के लिए। ठीक है, या किसी डिफिकल्टी का जो को अवॉइड करने का जो एक तरीके से वे पता करना है, वो गेट अराउंड के सेंस में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ठीक है, यानी डायरेक्ट सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, यानी हमें पंक्चुएशन मार्क्स को देखना है यहाँ पे कि कौन हमारे जो मार्क्स हैं वो सही लगे हुए हैं कि नहीं लगे हैं, जो पंक्चुएशन साइंस होते हैं। ठीक, तो जैसे सबसे पहला देखते हैं, फर्स्ट जो है हमारा, सी सेड आई विल कम टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो ये इसमें क्या एरर है, इसमें एरर है कि यहाँ पे इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा को लगाना भूल गए, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर हम सी की बात करें, सी सेड आई विल कम टुमारो, तो इसमें क्या है, जो फुल स्टॉप लगा हुआ है वो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लगा हुआ है, तो नहीं होगा। सी सेड यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गए, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, सी सेड आई विल कम टुमारो। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी फुल स्टॉप जो होता है वो भी हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर हम 96 की बात करते हैं, चूज द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स द ब्लैंक, यानी इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें कौन सा वर्ड फिल करना है। ठीक है,
तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें कौन सा वर्ड फिल करना है? तो जो वर्ड है हमारा, द डैश ऑफ द माउंटेन वॉज कवर्ड विथ स्नो, यानी जो माउंटेन की जो चोटी है वो स्नो से फिल्ड है। तो इसका जो चोटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीक बोलते हैं, ठीक है, द पीक ऑफ द माउंटेन। ये नहीं होगा, पिक नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, इसके हम अदर वर्ड्स भी देख लेते हैं। द पीक, पीक का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन, और पीक का मतलब क्या होता है? क्विक लुक, ठीक है। फिर पिक मीन्स होता है टू अराउज इंटरेस्ट और इरिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है? यहाँ पे आर्टिकल से वर्ड फिल करना है, ठीक है। आर्टिकल की FIB है ये। तो ही इज राम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जब किसी एक पर्सन का कंपेयर किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे उसके साथ क्या लगाते हैं? उसके साथ द प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है। ही इज द राम ऑफ इंडिया, ठीक। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, उसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या है? ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? ही सेड टू मी। अब ये क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी वेयर, ठीक है, वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन हमारा कहाँ पे है? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। तो जब WH वर्ड का सेंटेंस होता है तो वहाँ पे हमें कंजंक्शन दैट नहीं लगाना होता है, वहाँ पे हमें जो हमारी जो हमारा कंजंक्शन होता है वो WH वर्ड ही कंजंक्शन हो जाता है, और उसके बाद जो सेंटेंस बनता है वो नॉर्मल बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ भी करेक्ट आर्टिकल आपको फिल करना है, ठीक है। ऑनेस्ट, अब जैसे ऑनेस्ट है, ठीक है, ऑनेस्ट हो गया और आर हो गया, तो ये ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें एच जो होता है वो क्या होता है? साइलेंट होता है, और जहाँ पे एच साइलेंट होता है वहाँ पे क्या लगाना होता है? वहाँ पे हमें एन लगाना होता है। सी इज एन ऑनेस्ट वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग ऑस्टेंटेशियस। तो ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, ठीक है, दिखावा करने वाला व्यक्ति या आडंबरपूर्ण व्यक्ति बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वो हमारा ऑस्टेंटेशियस पर्सन होता है। तो ऑस्टेंटेशियस का जो करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सोई, ठीक है, यानी शो ऑफ करने वाला। मॉडेस्ट नहीं होगा, सिंपल, प्लेन, ठीक है, ये इसके नहीं होंगे। तो ऑस्टेंटेशियस मीन्स कैरेक्टराइज्ड बाय शोइंग इंटेंडेड टू अट्रैक्ट अटेंशन और एडमायरेशन, यानी एक तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जो एडमायरेशन लेने के लिए शो ऑफ करता है, यानी प्रशंसा पाने के लिए शो ऑफ करता है, ठीक है, दिखावा करता है, तो उसको बोलते हैं ऑस्टेंटेशियस, ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो मॉडल पेपर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं, ठीक। और आपने देखा कि मैथ का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन और जीएस का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन, तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारे पोर्शन आपको डिस्कस किए गए, ठीक है। और जल्द ही हमारा जो नेक्स्ट मॉडल पेपर होगा, मॉडल पेपर 4 जो आएगा, ठीक है। और हम लोग आपको इस तरीके से लेके चलना है कि जैसे हम लोगों ने पहला मॉडल पेपर कराया तो उसके जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से सिंपल थे, ठीक है। अब जो हमारा 4th मॉडल पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे हमारे थोड़े से अपर लेवल के होंगे, ठीक है। यानी इस तरीके से हम लोग आपको लेके चल रहे हैं, एक लेवल पे तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस जुड़े रहना है। मिलते हैं हम लोग आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।